एक अध्याय एक जियो किंग अध्याय एक जियो किंग क्यूई महाद्वीप से लड़ना जियामा साम्राज्य भूटान शहर जियो परिवार। जादू परीक्षण स्तंभ के नीचे का चौक लोगों से खचाखच भरा हुआ था। शिलास्तंभ के सामने खड़े उस युवक पर अनगिनत निगाहें टिकी हुई थीं। जियो यान डूजी क्यूई डू क्यूई का तीसरा चरण। ग्रेड निम्न जादू परीक्षण शिलालेख के बगल में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने शिलालेख पर प्रदर्शित जानकारी पर एक नजर डाली और मुस्कुराते हुए इसकी घोषणा की। जैसे ही उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, स्वाभाविक रूप से भीड़ भरे चौक में हलचल मच गई। हे भगवान, डोची का तीसरा चरण! क्या मैंने सही सुना? आपने बिल्कुल सही सुना। अगर मुझे सही याद है तो युवा मास्टर शियाओ यान केवल 6 साल के हैं और उन्होंने केवल 2 साल ही साधना की है। हाँ, मैंने हमेशा से सोचा है कि यंग मास्टर शियाओ यान एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। वे निश्चित रूप से गुमनामी में जाने वाले व्यक्ति नहीं हैं। वह सचमुच हमारे शियाओ परिवार का बेटा है। कुल प्रमुख मंच के नीचे से आ रही प्रशंसा और उत्साह की लहरें सुनकर जादू परीक्षण शिला के सामने खड़ा जियाओ यान थोड़ा आत्मसंतुष्ट हो गया। उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया। ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर जियाओ जान ने जादू परीक्षण शिला पर प्रदर्शित परिणाम देखे। उनका चेहरा खुशी से चमक उठा और वे जोर से हंसे। मेरे बेटे जियाओ यान में डो हुआंग बनने की क्षमता है। उनके बगल में बैठे तीनों बुजुर्ग भी इस समय मुस्कुरा रहे थे। हालांकि सत्ता और संसाधनों को लेकर उनके बीच अक्सर कुछ गुप्त विवाद होते रहते थे, लेकिन शियाओ परिवार के सदस्यों के रूप में अपने कुल में ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को उभरते हुए देखकर उन्हें वास्तव में खुशी हुई। बधाई हो कुल प्रमुख। शियाओ यान प्रतिभाशाली है और हमारे शियाओ परिवार की शाही राजधानी में वापसी बस कुछ ही पलों में होने वाली है। सबसे पहले ग्रैंड एल्डर ने होश संभाला और हाथ जोड़कर बधाई दी। इतनी कम उम्र में डोची के तीसरे चरण तक पहुंचना, उसका भविष्य असीम है। बिल्कुल। शियाओ यान के यहाँ होने से हमारे शियाओ परिवार का पुनरुद्धार निकट प्रतीत होता है। उसके बगल में बैठे दोनों बुजुर्गों को समझ आ गया कि क्या हो रहा है और उन्होंने भी तारीफों के साथ अपनी सहमति जताई। तीनों बुजुर्गों से मिली प्रशंसा सुनकर जियाओ जान थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन फिर भी उसने हाथ हिलाकर कहा, मेरे बेटे का प्रशिक्षण स्तर अभी कम है। शाही राजधानी लौटने की बात करना अभी जल्दबाजी होगी। शाओ परिवार के पुनरुद्धार के लिए अभी भी हमारे संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। जादू परीक्षण शिला के सामने जियाओ यान ने घमंडी भाव से पीछे मुड़कर अपने छोटे छोटे कदमों से मंच से बाहर निकल गया। भाई शियाओ यान, एक तीखी आवाज सुनाई दी और कोमल जेड जैसी विशेषताओं और कमल जैसे स्वभाव वाली एक लड़की शियाओ यान के पास दौड़कर आई और स्नेहपूर्वक उसकी बाह पकड़ ली। उस लड़की को देखकर शियाओ यान के युवा चेहरे पर अनायास ही एक मुस्कान आ गई। भाई शियाओ यान कमाल के हैं। महज 6 साल की उम्र में डोची के तीसरे चरण तक पहुंचना, आप सचमुच शियाओ परिवार के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। अपने बगल में प्रकाश की एक परत में लिपटी हुई प्रतीत हो रही शियाओ यान की ओर देखते हुए सुनेर का गुड़िया जैसा चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने प्रशंसा भरे लहजे में बात की। लड़की की तारीफ सुनकर जियाओ यान और भी ज्यादा आत्मसंतुष्ट हो गया और गर्व से बोला, यह तो कहने की जरूरत ही नहीं है, बस देखो मैं कौन हूँ। हालांकि इससे पहले कि दोनों कुछ वाक्य बोल पाते, आसपास की भीड़ उमड़ पड़ी और शाओ यान को इस तरह घेर लिया जैसे तारे चंद्रमा को घेर लेते हैं। भीड़ के बाहरी इलाके में छाया के एक छिपे हुए हिस्से में एक बच्चा जो शियाओ यान से भी छोटा लग रहा था, शांत आंखों से अपने सामने के दृश्य को देख रहा था, जो अपने आसपास की जीवंत भीड़ के बीच पूरी तरह से बेमिल प्रतीत हो रहा था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि याओ लाओ जियो यान की डूजी क्यूई को आत्मसात कर लेगा। छाव में बैठी शियाओ किंग काफी भावुक महसूस कर रही थी। वह अभी केवल डोची के तीसरे चरण में है और शियाओ यान की पूंछ पहले से ही आसमान की ओर उठने वाली है। कोई कल्पना कर सकता है कि 5 साल बाद वह कैसा होगा जब वह सफलता प्राप्त करके एक डॉ प्रैक्टिशनर बन जाएगा। इस जियामा साम्राज्य में 11 वर्षीय डॉ अभ्यासी एक अनोखी हस्ती है, लेकिन मध्य मैदानों में वे सड़क किनारे पड़े कंकड़ों की तरह आम हैं। यदि याओ लाओ ने हस्तक्षेप करके उसे संयमित नहीं किया होता तो शियाओ यान की वर्तमान हृदय प्रकृति को देखते हुए यह संदिग्ध है कि क्या वह डो जोंग क्षेत्र में भी प्रवेश कर पाता। शाओ किंग ने अपना सिर हिलाया और मन में उठ रहे विचलित करने वाले विचारों को दूर कर दिया। आगे देखने में कोई रुचि न होने के कारण उसने अपनी गति बढ़ाई और अपने निवास की ओर चल पड़ा। भूटान शहर के 3 प्रमुख परिवारों में से एक होने के नाते जियाओ परिवार के पास आवास की कमी नहीं थी, इसलिए जियाओ किंग जैसे अनाथ, जिनके माता पिता दोनों का निधन हो चुका था, के पास भी अपना एक अलग निवास स्थान था। शाओ परिवार के मुख्य निवास से दूर एक सुनसान घर के अंदर शाओ किंग ने दरवाजा धक्का देकर खोला और प्रवेश किया। युवा मास्टर, 2 सुंदर और सुडौल नौकरानियों ने अपना काम छोड़कर शियाओ किंग को थोड़ा झुककर प्रणाम किया। चूंकि शियाओ किंग अभी छोटा था, इसलिए शियाओ परिवार ने विशेष रूप से उसकी दैनिक जरूरतों का ख्याल रखने के लिए 2 नौकरानियों की व्यवस्था की थी। शाओ किंग ने सहजता से सिर हिलाया, जाहिर तौर पर वह इस सब का आदी हो चुका था। उसकी निगाहें दोनों नौकरानियों पर ज्यादा देर तक नहीं टिकी और वह सीधे अपने कमरे की ओर चल पड़ा। दोनों नौकरानियों ने उसे जाते हुए देखा और जब शियाओ किंग कमरे में दाखिल हुई तभी उन्होंने अपनी नजरें हटाईं। रात में चंद्रमा चमकीला था और तारे विरल थे। कमरे में जियाओ किंग पालथी मारकर बिस्तर पर आंखें बंद करके बैठा था और हाथों से मुद्राएं बना रहा था। उसकी छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी और हर सांस के साथ एक पूर्ण चक्र बन रहा था। अचानक सफेद ऊर्जा की एक धारा उसकी सांस के साथ शाओ किंग के मुंह और नाक में प्रवेश कर गई और धीरे धीरे उसके दांतियान में समा गई। डूजी क्यूई डू क्यूई का पहला चरण। शाओ किंग ने अपनी आंखें खोली और धीरे से एक गहरी सांस छोड़ी। अपने शरीर के भीतर कमजोर डो जी ची को महसूस करते हुए शियाओ किंग के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। जब से उसे पता चला कि यह फाइटिंग ची महाद्वीप है, तब से वह हर पल साधना करना चाहता था, लेकिन चूंकि वह बहुत छोटा था, इसलिए वह जियाओ परिवार के डोची हॉल में डो जी ची की साधना की विधियां सीखने के लिए प्रवेश नहीं कर सका। एक हफ्ते पहले ही जब वह 4 साल का हुआ, तब जाकर आखिरकार उसकी इच्छा पूरी हुई। एक सप्ताह में ही डोची के प्रथम चरण तक पहुंचकर मुझे आश्चर्य है कि मेरी प्रतिभा की तुलना शियाओ यान की प्रतिभा से कितनी की जा सकती है। शाओ किंग ने मन ही मन सोचा, लेकिन जल्द ही उसने अपना सिर हिला दिया। भले ही उसकी प्रतिभा शियाओ यान से बेहतर थी तो क्या फर्क पड़ता है। पूरे फाइटिंग ची महाद्वीप को देखते हुए यह फिर भी काफी नहीं था। आगे का रास्ता लंबा और कठिन है। शाओ किंग ने अपना ध्यान केंद्रित किया और उसकी निगाहें थोड़ी सिकुड़ गईं। रहस्यमय आभा उत्सर्जित करता हुआ एक गोलाकार टर्नटेबल अचानक उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। टर्नटेबल के प्रकट होने के साथ ही एक पैनल भी सामने आया। मेजबान जियाओ किंग, आयु 4 वर्ष, विशेषता आग लकड़ी साधना, डोची का पहला चरण, आत्मा नश्वर जगत की प्रारंभिक अवस्था, लॉटरी जीतने की शेष संभावना। एक पैनल पर लॉटरी जीतने की संभावनाओं की संख्या में बदलाव देखकर शियाओ किंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें जन्म से ही अपने पूर्वजन्म के ज्ञान का जागरण प्राप्त था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि उनके सामने मौजूद पैनल और टर्नटेबल उनकी स्वर्णिम उंगली थे।
बात सिर्फ इतनी थी कि वह पहले यह ठीक से समझ नहीं पाया था कि लॉटरी जीतने की संभावना कैसे बढ़ जाती है। अब मामला कुछ स्पष्ट लग रहा था, शायद इसका संबंध उसके राज्य से था। शाओ किंग उठा और खिड़की के पास गया। पेड़ों की डालियों पर लटकते चांद को देखकर उसने कुछ देर सोचा और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई उसे परेशान नहीं करेगा, वह वापस बिस्तर पर लौट आया। लॉटरी जैसे ही शियाओ किंग ने मन ही मन आदेश दिया, पैनल पर लॉटरी जीतने की संभावना शून्य हो गई। उसके सामने रहस्यमय आभा बिखेरता हुआ टर्नटेबल तेजी से घूमने लगा और जिस दिशा में पॉइंटर इंगित करता था वहां बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह तेजी से गुजरने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, टर्नटेबल के घूमने की गति धीमी होती गई, यहां तक कि पॉइंटर एक प्रश्न चिन्ह के सामने रुक गया। प्रश्न चिन्ह धीरे धीरे पलट गया, जिससे एक ऐसी छवि सामने आई जो कैमरे द्वारा ली गई प्रतीत होती थी। तस्वीर में एक अजीब चिपचिपा पदार्थ दिखाई दे रहा था जो मुट्ठी से बड़ा नहीं था और हल्के हरे रंग की ओर झुका हुआ था। यह क्या है? जैसे ही शाओ किंग की उलझन को भांपते हुए छवि फिर से पलट गई। मूल प्रश्न चिन्ह बहुत पहले ही गायब हो चुका था और उसकी जगह उससे संबंधित विवरण आ गया था। बोधि रूपांतरण लार 2 अध्याय 2 मांसपेशियों और मज्जा की सफाई अध्याय 2 मज्जा की शुद्धि और हड्डियों का शोधन बोधि रूपांतरण लार बोधि प्राचीन वृक्ष की सतह से अनगिनत वर्षों तक बोधि हृदय के संघनन के बाद स्रावित होने वाला पदार्थ सेवन करने पर यह व्यक्ति के भौतिक शरीर को पूर्णतः रूपांतरित कर देता है। यह वास्तव में बोधि रूपांतरण की लार है। शाओ किंग की आंखें चमक उठीं। एक पुनर्जन्म लेने वाले के रूप में वह बोधि रूपांतरण लार के बारे में कैसे नहीं सुन सकता था। मूल कथा के अनुसार जियाओ यी शियान के विपत्ति विष से प्रभावित शरीर को निष्क्रिय करने के लिए इस वस्तु की आवश्यकता थी। दिव्य ज्वाला द्वारा परिष्कृत किए जाने के बाद इससे बोधि बीज भी प्राप्त किया जा सकता था। इसे प्रकट करें। बोधि रूपांतरण लार के विवरण के नीचे अचानक पाठ की एक पंक्ति दिखाई दी। घोषणा पत्र। शाओ किंग ने एक पल भी संकोच किए बिना मन ही मन मंत्र जपना शुरू कर दिया। उसकी आंखों के सामने की छवि अचानक गायब हो गई। उसकी जगह पर मुट्ठी के आकार का एक गाढ़ा तरल पदार्थ का गुच्छा था जो पूरी तरह से पन्ना हरे रंग का था और एक जीवित प्राणी की तरह धीरे धीरे रेंग रहा था। क्या यह बोधि रूपांतरण की लार है? शाओ किंग ने अपने सामने तैरते हुए पन्ना हरे रंग के चिपचिपे तरल पदार्थ का जायजा लिया। कुछ पल की झिझक के बाद उसने इसे सीधे खाने का फैसला किया। हालांकि अगर वह बाद में इसे दिव्य ज्वाला से परिष्कृत करने के लिए इंतजार करता तो फसल अधिक होती, लेकिन यह उसकी अपनी साधना की तुलना में नगण्य थी। यदि वह बोधि रूपांतरण की लार का सेवन करता तो उसका शारीरिक गठन बदल जाता और उसकी योग्यता में सुधार होता। उसकी भावी साधना निश्चित रूप से आधे प्रयास से दोगुनी प्रभावी होती। भविष्य की प्रतीक्षा करने के बजाय वर्तमान का लाभ उठाना बेहतर था। यह सोचते ही जियाओ किंग ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने बोधि रूपांतरण की लार को पकड़ा और अपने मुंह में भर लिया। जैसे ही बोधि रूपांतरण की लार उसके मुंह में प्रवेश की, वह शियाओ किंग के शरीर में विलीन हो गई और जीवन शक्ति से भरपूर ऊर्जा उसके अंगों और हड्डियों में फैल गई। शुद्ध ऊर्जा की एक धारा सीधे उसके सिर की ओर दौड़ी और जियाओ किंग को अचानक अपनी आत्मा की गहराई से आराम की एक लहर महसूस हुई। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। जैसे जैसे बोधि रूपांतरण की लार का सार लगातार शियाओ किंग के शरीर में समाता गया, उससे दुर्गंध आने लगी। शाओ किंग अपनी आरामदेह स्थिति से बाहर निकला और अपने शरीर की ओर देखते हुए उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने देखा कि उसके शरीर में इस समय मज्जा की सफाई और हड्डियों के परिष्करण जैसी कोई प्रक्रिया चल रही थी और उसकी त्वचा से काले तैलीय अशुद्धियों के कण रिस रहे थे। यह देखकर जियाओ किंग जल्दी से उठी और बाहर की ओर दौड़ पड़ी। कुछ देर बाद जियाओ किंग पानी की बाल्टी लेकर कमरे में लौटी। दरवाजा बंद करके जियाओ किंग ने अपने गंदगी से सने कपड़े उतार दिए और खुद को बाल्टी में डुबो लिया। बाल्टी में मौजूद साफ पानी पल भर में एकदम काला हो गया, लेकिन जियाओ किंग को इस बात की परवाह नहीं थी क्योंकि वह लगातार अपने शरीर से चिपकी हुई अशुद्धियों को साफ कर रहा था। कई बार चक्कर लगाने के बाद जियाओ किंग ने आखिरकार अपने शरीर को अच्छी तरह से धो लिया। उसने साफ कपड़े निकालकर पहनने शुरू किए, फिर अधीर होकर पालथी मारकर बिस्तर पर बैठ गया। उसने हाथ के इशारे किए, आंखें बंद की और ध्यान लगाने लगा। उसकी छाती थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी और सांस लेने के साथ साथ हल्की सफेद हवा की धाराएं शियाओ किंग के शरीर में प्रवाहित हो रही थीं। ठंडी चांदनी बरस रही थी और जियाओ किंग का शरीर मानो हल्की चांदी जैसी रोशनी की परत से ढका हुआ था जो उसे गंभीर और गरिमामय दिखा रहा था। अगले दिन सुबह का उजाला फूट पड़ा। कमरे के अंदर बिस्तर पर पालथी मारकर बैठे हुए शियाओ किंग ने अपनी आंखें खोली। अपने शरीर में बढ़ी हुई डोजी की ऊर्जा को महसूस करते हुए उनके चेहरे पर खुशी का भाव आ गया। अगर मैं इसी गति से साधना करता रहा तो मैं आधे महीने से भी कम समय में दो जी के दूसरे चरण तक पहुंच जाऊंगा। जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाता था, साधना और भी कठिन होती जाती थी। हालांकि उसे शून्य से लेकर दो जी के प्रथम चरण तक साधना करने में केवल 7 दिन लगे, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता था कि वह इसकी तुलना किस स्तर से कर रहा था। उनकी पिछली साधना गति के अनुसार उन्हें दो जी के दूसरे चरण तक पहुंचने में कम से कम आधा साल लग जाता। बोधि रूपांतरण की लार से यही उम्मीद थी। शाओ किंग इसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। पहले उसकी साधना की गति लगभग शियाओ यान के बराबर थी, लेकिन बोधि रूपांतरण लार का सेवन करने के बाद यह कई गुना से भी अधिक बढ़ गई थी। अब वास्तव में उनमें मध्य मैदानी इलाकों के प्रतिभाशाली लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की योग्यता थी। हालांकि जियाओ किंग अपने रूपांतरण को लेकर खुश था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके डेंटियन केची सागर के भीतर पन्ना हरे रंग की रोशनी का एक सूक्ष्म कण चमका और गायब हो गया। यह अफसोस की बात है कि मेरे पास फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एलिक्सिर जैसे कोई संवर्धन संसाधन नहीं है। शाओ किंग ने थोड़ी लालच के साथ सोचा। यदि उसके पास ऐसे संसाधन होते जो दो जी चरण में सहायता कर सकते तो उसकी साधना की गति और भी बढ़ सकती थी। इन अवास्तविक विचारों को दूर करने के लिए अपना सिर हिलाते हुए जियाओ किंग खड़ा हुआ और कमरे से बाहर चला गया। हॉल में मौजूद दोनों नौकरानियों ने जब शियाओ किंग को कमरे से बाहर जाते देखा तो उन्होंने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। युवा मास्टर, हालांकि शियाओ किंग की उम्र कम थी, लेकिन शियाओ परिवार के सदस्य होने के नाते वे उसके प्रति जरा सी भी उपेक्षा दिखाने की हिम्मत नहीं करते थे। शियाओ किंग का चेहरा शांत था। उसने लापरवाही से हाथ हिलाया, खाने की मेज की ओर चला गया, बैठ गया और नौकरानियों द्वारा तैयार किया गया नाश्ता खाने लगा। यह देखकर दोनों नौकरानियों ने एक दूसरे की ओर देखा और अपने अपने काम में लग गईं। लगभग 10 मिनट बाद नाश्ता समाप्त करने के बाद जियाओ किंग घर से बाहर निकली और जियाओ परिवार की संपत्ति में घूमने लगी। साधना के मार्ग में तनाव और विश्राम के बीच संतुलन पर जोर दिया जाता था। शियाओ किंग इसे अच्छी तरह समझता था। पारिवारिक जागीर में टहलना न केवल उसके मन को शांत करने का साधन था, बल्कि रूपांतरण के बाद उसके शरीर में आए परिवर्तनों से परिचित होने का भी एक तरीका था। शियाओ किंग नीले पत्थरों से बनी सड़क पर टहलते हुए अपने आसपास के फूलों और पेड़ों की सुंदरता का आनंद ले रहा था। देखते ही देखते वह प्रशिक्षण मैदान के पास पहुंच गया। दूर से ही उसे मुट्ठियों और पैरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, साथ ही अभ्यास कर
रहे लड़कों और लड़कियों की चीखें भी। शाओ किंग ने आवाज की दिशा में देखा और पाया कि शाओ परिवार के कई सदस्य जिन्होंने दो झींची का अभ्यास किया था वहां दो तकनीक का अभ्यास करने के लिए एकत्रित थे। दो मास्टर स्तर का एक वरिष्ठ व्यक्ति उनकी गलतियों को सुधार रहा था। पसीने से तरबतर उन आकृतियों पर नजर डालते हुए जियाओ किंग का दिल शांत रहा और उसका उनके पास जाने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही जियाओ किंग कम भीड़भाड़ वाले इलाके की ओर जाने वाला था, चमकीले और सुंदर कपड़े पहने कई बच्चे उसकी ओर चलने लगे। शाओ किंग ने ऊपर देखा तो उसे शाओ यान अपने ही उम्र के कुछ बच्चों को लेकर उसकी ओर आते हुए दिखाई दिया। बच्चों के इस समूह ने स्पष्ट रूप से शाओ यान को अपना नेता मान लिया था। उनके चेहरों पर थोड़ी घमंडी मुस्कान दिखाई दे रही थी। शाओ यान सबसे आगे आगे आराम से चल रहा था, अपने साथियों के साथ बातें कर रहा था और हंस रहा था। जाहिर तौर पर वह बहुत अच्छे मूड में था। शाओ किंग पर ज्यादा ध्यान न देते हुए शाओ यान ने उसे एक साधारण नजर से देखा और फिर नजरें हटा लीं। जब एक देशवासी दूसरे देशवासी से मिलता है तो अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शाओ किंग ने शाओ यान की उपेक्षा की परवाह किए बिना अपनी निगाहें हटा लीं और कम भीड़भाड़ वाले इलाके की ओर चल पड़ा। समय पानी की तरह बहता गया और पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। चांद चांदी की थाली जैसा चमक रहा था और आकाश तारों से भरा हुआ था। बिस्तर पर लेटे हुए जियाओ किंग ने अपनी आंखें खोली और वह काफी उत्साहित दिख रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दो झींची के दूसरे चरण में पहुंचने का समय मेरी अपेक्षा से भी पहले होगा। 10 दिनों में ही उन्होंने दो झींची के प्रथम चरण से द्वितीय चरण तक साधना कर ली थी। वाकई आश्चर्यजनक। उनके युवा चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान दिखाई दी। जैसे ही जियाओ किंग के दिमाग में कुछ विचार आया, उसके मन में एक विचार आया और एक पैनल उभर आया। मेजबान जियाओ किंग आयु 4 वर्ष विशेषताएं आग लकड़ी खेती डूजी क्यूई का दूसरा चरण आत्मा नश्वर जगत की प्रारंभिक अवस्था शेष गाचा ड्रॉ 0 क्या इसमें वृद्धि नहीं हुई। गाचा ड्रॉ कॉलम को देखते हुए हालांकि वह मानसिक रूप से तैयार था, जियाओ किंग परिणाम देखकर थोड़ा निराश महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसे में लगता है कि गाचा ड्रॉ की संख्या बढ़ाने के लिए मुझे डॉ प्रैक्टिशनर बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। शाओ किंग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। सूचना विस्फोट के युग से आए एक प्रवासी के रूप में उन्होंने अनगिनत उपन्यास और काल्पनिक कहानियां पढ़ी थीं। कुछ देर सोचने के बाद उसे अपनी धोखाधड़ी के नियम समझ में आ गए। 3 अध्याय 3 कनान अकादमी अध्याय 3 जियानान अकादमी। उसके बाद के दिनों में जियाओ किंग का जीवन नियमित हो गया। खाने और सोने के अलावा वह अपना लगभग सारा समय साधना में व्यतीत करता था। इस प्रकार दिन प्रतिदिन की कड़ी मेहनत से आधा साल पलक झपकते ही बीत गया। शाओ परिवार के पीछे वाले पहाड़ पर एक एकांत झरने के पास शाओ किंग की युवा आकृति पालथी मारकर बैठी थी। इन 6 महीनों की साधना के बाद जियाओ किंग का वर्तमान साधना स्तर 2 क्यूई के छठे चरण तक पहुंच गया था। इसी दौरान उन्हें अनजाने में एक ऐसी शांत जगह का पता चला जहां आमतौर पर कोई भी कदम नहीं रखता था। ताइवान के उपन्यास पढ़कर आपको एक बेहतरीन अनुभव मिलेगा। अपनी खुशी के अलावा जियाओ किंग ने तुरंत इस जगह को अपने साधना स्थल के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आमतौर पर जब तक उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था, वह मूल रूप से यहाँ खेती करने आता था। झरना आकाशगंगा की तरह नीचे की ओर बह रहा था और धुंध ने हवा को भर दिया था, जिससे आसपास की हवा असाधारण रूप से ताजा हो गई थी। एक चट्टान पर पालथी मारकर बैठे हुए जियाओ किंग की आंखें बंद थीं, उसके हाथ मुद्रा बना रहे थे और उसकी सांसें इतनी स्वाभाविक थीं मानो वे स्वर्ग और पृथ्वी का हिस्सा हों। हल्की सफेद हवा की धाराएं उसकी नाक और मुंह के रास्ते उसके शरीर में प्रवेश कर गईं। समय पल पल बीतता गया। जैसे जैसे हल्की सफेद हवा की धाराएं लगातार शाओ किंग के डेंटियन में प्रवाहित होती रहीं, उसके पेट का निचला हिस्सा थोड़ा सिकुड़ता गया। शाओ किंग की आंखें अचानक खुल गईं। उसकी घोर काली पुतलियों में एक सफेद रोशनी चमकी। उसने अपना मुंह थोड़ा सा खोला और कुछ धुंधली हवा का एक घूंट बाहर निकाला। जैसे ही उसके शरीर से धुंधली हवा निकली, शाओ किंग का छोटा सा चेहरा तुरंत अधिक जीवंत दिखने लगा। कुछ क्षणों के स्तब्धता के बाद जियाओ किंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे मुट्ठी में बंद कर लिया। उसके भीतर अपार शक्ति का संचार हुआ, जिससे उसके होठों के कोनों पर एक आनंदमय मुस्कान फैल गई। क्या यह दो ची का 7वां चरण है? अपनी आंखें थोड़ी बंद करके उसने अपने शरीर के भीतर प्रचुर मात्रा में मौजूद दो ची को महसूस करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया और जियाओ किंग ने खुद से कुछ बुदबुदाया। दुर्भाग्यवश जियानान अकादमी में प्रवेश के लिए आवश्यक दो ची के 8वें चरण में अभी भी मेरी योग्यता थोड़ी कम है। जी हाँ, शाओ किंग ने साधना करने के लिए जियानान अकादमी जाने की योजना बनाई थी। वर्तमान में शाओ परिवार से उसे कोई मदद नहीं मिल रही थी। यहाँ रहना केवल समय की बर्बादी होगी। इसके अलावा अगर उसने अपनी साधना का स्तर उजागर कर दिया तो शाओ परिवार उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। 11 साल की उम्र में शाओ यान के डो अभ्यासी बनने की कहानी शाही राजधानी तक भी पहुंच सकती है। कौन जाने कि अगर डॉ क्यूई के 7वें चरण में पहुंचे 4 वर्षीय बच्चे की खबर फैल गई तो किस तरह के राक्षस और दानव आकर्षित होंगे। जियानान अकादमी के भर्ती अभियान के लिए आने में अभी भी लगभग 2 महीने बाकी थे। शाओ किंग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। दूसरे शब्दों में इन 2 महीनों के भीतर उसकी साधना को डो ची के 8वें चरण तक पहुंचना था। हालांकि उनकी उम्र और साधना स्तर को देखते हुए अगर वे आवेदन करते तो जियानान अकादमी द्वारा उन्हें अस्वीकार करना असंभव था। लेकिन फिर भी वह एक बार कोशिश करना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या वह इस दौरान डो ची के 8वें चरण को पार कर सकता है। शाओ किंग ने ऊपर देखा तो आकाश सूर्यास्त के बादलों से भरा हुआ था। वह खड़ी हुई और पहाड़ से नीचे उतरने लगी। नीले पत्थरों से बनी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसने एक आकृति को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा। जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसने पाया कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति वास्तव में शाओ यान था। शाओ यान ने स्पष्ट रूप से अपने ऊपर शाओ किंग को देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि उसे पहाड़ के इतने सुनसान इलाके में किसी से मिलने की उम्मीद थी। शाओ किंग ने शाओ यान को सिर हिलाकर अभिवादन किया। उसका बातचीत शुरू करने का कोई इरादा नहीं था और वह पहाड़ से नीचे उतरती रही। शाओ यान ने काफी देर तक सोचा, लेकिन उसे याद नहीं आया कि शाओ किंग कौन था, इसलिए उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और पहाड़ पर चढ़ना जारी रखा। शाओ किंग को भी कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए वर्तमान शाओ यान ध्यान देने लायक नहीं था। खेतीबाड़ी में लीन रहने से समय बहुत जल्दी बीत जाता था। पलक झपकते ही 2 महीने बीत गए। शाओ किंग ने धुंधली हवा में एक गहरी सांस छोड़ी और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में सफेद रोशनी की एक चमक दिखाई दी। एक विचार आते ही एक स्टेटस पैनल प्रकट हो गया। मेजबान जियाओ किंग आयु 4 वर्ष विशेषताएं आग लकड़ी साधना डो ची का 8वां चरण आत्मा नश्वर जगत की प्रारंभिक अवस्था ड्रॉ होने की शेष संभावनाएं 0। इन 2 महीनों की साधना के बाद जियाओ किंग की साधना का स्तर कुछ दिन पहले ही डो क्यूई के 8वें चरण तक पहुंच गया था। आज जियानान अकादमी में भर्ती का दिन था। वह इसे चूक नहीं सकता था। अपने निवास से बाहर निकलते ही उसने अपने कबीले के कई युवकों को जोर जोर से बातें करते और हंसते हुए सुना।
क्या आपने सुना? जियानान अकादमी आज भर्ती के लिए हमारे वुटान शहर आ रही है। सच में? क्या यंग मास्टर शियाओ यान ने पंजीकरण करवा लिया है? बिल्कुल सच है। लेकिन यंग मास्टर शियाओ यान ने अभी तक जियानान अकादमी में भर्ती की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है। यह तो बहुत दुख की बात है। युवा मास्टर शियाओ यान की प्रतिभा को देखते हुए अगर उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए जियानान अकादमी में जाने का मौका मिलता तो उनकी साधना में निश्चित रूप से और भी तेजी से सुधार होता। इसमें अफसोस की क्या बात है? अगर वे यंग मास्टर शियाओ यान को भर्ती नहीं कर पाते हैं तो यह जियानान अकादमी का ही नुकसान है। सत्य अपने आसपास की टिप्पणियां सुनकर जियाओ किंग लगभग हंस पड़ा। उसने जल्दी से अपनी गति बढ़ाई और जियाओ परिवार के मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। भर्ती दल भले ही वुटान शहर में ठहरा हुआ था, लेकिन उनकी जिम्मेदारी में आसपास के कई शहर भी शामिल थे। इसलिए जब जियाओ किंग भर्ती के लिए निर्धारित चौक पर पहुंचा और वहां लोगों की अंतिम भीड़ देखी तो वह दंग रह गया। लोगों के विशाल जनसमूह को निःसंकोच घूरते हुए जियाओ किंग ने धीरे से आह भरी। उसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसे अंदर घुसने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। हालांकि जियाओ किंग देखने में केवल 4 या 5 साल का लगता था, लेकिन वह डो क्यूई की 8वीं अवस्था की साधना रखता था। वहां मौजूद दर्शकों का साधना स्तर आमतौर पर डो ची के 8वें चरण से नीचे था, केवल कुछ ही बुजुर्ग व्यक्ति इससे ऊपर थे। इस प्रकार बिना ज्यादा प्रयास किए जियाओ किंग भीड़ के पीछे से निकलकर भर्ती टीम के आगे तक पहुंच गई। पास ही में खुले हरे तंबू को देखकर जियाओ किंग ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से वह गलत रास्ते पर नहीं गया था, वह अभी हुए दृश्य को दोबारा नहीं देखना चाहता था। भीड़ और तंबू के बीच कई गलियां थीं। इन गलियों में छात्रों जैसे दिखने वाले युवक मुट्ठी के आकार के लाल क्रिस्टल पकड़े हुए लोगों की परीक्षा ले रहे थे। शियाओ किंग ने चारों ओर देखा और पाया कि प्रत्येक कतार में खड़े लोगों की संख्या लगभग समान थी, इसलिए उसने बेतरतीब ढंग से एक कतार चुनकर उसमें शामिल होने का फैसला किया। पास ही खड़ा एक युवक उसकी ओर आकर्षित हो गया। 4-5 साल की बच्ची शियाओ किंग को देखकर वह थोड़ा असमंजस में पड़ गया। आखिर यह बच्चा यहाँ आकर हंगामा क्यों मचा रहा है? हालांकि मौजमस्ती देखने की मानसिकता के कारण युवक ने उसे चेतावनी देने के लिए कुछ नहीं कहा, बल्कि कतार में खड़े होकर शियाओ किंग की तरफ थोड़ा ध्यान दिया। इस दौरान अन्य लोगों ने भी जियाओ किंग की आकृति पर ध्यान दिया, लेकिन वे सभी मौन रहे, स्पष्ट रूप से एक मजाक देखने की तैयारी कर रहे थे। शियाओ किंग ने अपने चारों ओर से आ रही निगाहों को भी महसूस किया, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। हालांकि बाहर लोगों की भारी भीड़ थी, लेकिन कतार में ज्यादा लोग नहीं थे। कुछ ही समय बाद शियाओ किंग की बारी आ गई। लाल क्रिस्टल पकड़े हुए महिला छात्रा। प्रशिक्षु ने जब देखा कि शियाओ किंग की उम्र केवल 4 या 5 साल है तो उसने भौहें चढ़ा ली। यह बच्चा किसका है? कोई आकर इसे ले जाए। वह पहले से ही आधे दिन धूप में रहने के कारण थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी और शियाओ किंग को परेशानी पैदा करने के इरादे से आते देख वह और भी ज्यादा क्रोधित हो गई। आसपास मौजूद भीड़ एक पल के लिए शांत हो गई और सभी ने अपनी निगाहें शियाओ किंग की ओर घुमा ली। अरे बच्चे, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम यहाँ मुसीबत खड़ी करने आए हो, है ना? आखिर ये बच्चा किसका है? जल्दी करो और चले जाओ, हमारा समय बर्बाद मत करो। अपने आसपास की आवाजें सुनकर भी जियाओ किंग का चेहरा शांत रहा। बिना कुछ कहे वह आगे बढ़ा और प्रशिक्षु छात्रा के हाथ से लाल क्रिस्टल छीन लिया। महिला प्रशिक्षु स्तब्ध रह गई। जाहिर तौर पर उसे शियाओ किंग से ऐसी कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी और फिर उसके मन में गुस्से की लहर दौड़ गई। जैसे ही वह उसे सबक सिखाने वाली थी, उसने देखा कि शियाओ किंग के हाथ में मौजूद क्रिस्टल से अचानक एक चकाचौंध भरी रोशनी निकली। डूजी क्यूई 8वां चरण। 4 अध्याय 4 युद्ध आभा 8वां चरण। अध्याय 4 डो ची का 8वां चरण। इस परिणाम को देखकर महिला प्रशिक्षु वहीं स्तब्ध रह गई और अविश्वास में खुद से बुदबुदाने लगी। यह कैसे संभव है? आसपास मौजूद भीड़ पल भर में शांत हो गई। जो कुछ लोग अभी अभी बोले थे, उन्होंने एक एक करके अपना सिर नीचे कर लिया, मानो उन्होंने यह दृश्य देखा ही न हो। यह सब देखकर उत्साह को देखने के लिए कतार में इंतजार कर रहे कई लोग अफसोस की भावना से भर गए। अगर उन्हें पहले से पता होता तो वे पहले से ही उनके साथ अच्छे संबंध बना लेते। तभी बाघ जैसी पीठ और भालू जैसी कमर वाला एक तगड़ा आदमी सामने लगे खुले हरे तंबू से बाहर निकला। हट्टे कट्टे आदमी ने पास आकर अपने आसपास के छात्रों से पूछा, क्या हो रहा है? अभी इतनी आवाज क्यों हो रही थी? यह सुनकर आसपास के प्रशिक्षु छात्रों ने अपनी निगाहें शियाओ किंग के सामने खड़ी प्रशिक्षु छात्रा की ओर घुमा ली। यह देखकर महिला प्रशिक्षु के पास उनकी निगाहों का सामना करने और उस हट्टे कट्टे आदमी को स्थिति समझाने के लिए खुद को तैयार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी व्याख्या सुनते ही उस हट्टे कट्टे आदमी की आंखों में एक तीखी चमक आ गई जब उसने लाल क्रिस्टल पकड़े हुए शियाओ किंग की ओर देखा। जियाओ किंग ने अपने सामने खड़े हट्टे कट्टे आदमी को गौर से देखा। जब उसने देखा कि उस आदमी की निगाह अचानक उसकी ओर मुड़ गई है तो उसने तुरंत अभिवादन में सिर हिलाया। नमस्कार प्रशिक्षक। वह हट्टा कट्टा आदमी शियाओ किंग की विनम्रता से बहुत संतुष्ट था, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ पलटकर अपनी भंडारण अंगूठी से एक डो क्यूई परीक्षण क्रिस्टल निकाला। आपकी उम्र में डो ची के 8वें चरण तक पहुंचना लगभग अभूतपूर्व है। परीक्षण परिणामों में कोई त्रुटि न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कृपया अपने डो ची का परीक्षण एक बार फिर करें। बोलते बोलते उसने क्रिस्टल को शियाओ किंग को सौंप दिया। यह देखकर जियाओ किंग ने तुरंत अपना हाथ क्रिस्टल पर रखा और अपने शरीर के भीतर की डो ची को उसमें डाल दिया। भनभनाहट। क्रिस्टल से तुरंत ही चकाचौंध भरी रोशनी निकली। अच्छा, यह देखकर उस हट्टे कट्टे आदमी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी और उसने लगातार 3 बार अच्छा कहा। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को भर्ती करने से उसे काफी लाभ प्राप्त होगा। आओ मेरे पीछे तंबू में आओ। उस हट्टे कट्टे आदमी ने झट से होश संभाला और शियाओ किंग को तंबू की ओर ले गया। तंबू के अंदर जियानान अकादमी के कई छात्र उस हट्टे कट्टे आदमी को एक छोटे बच्चे को अंदर ले जाते हुए देखकर उत्सुक थे। अपने आसपास के लोगों को कुछ भी समझाने का इरादा किए बिना उस हट्टे कट्टे आदमी ने तंबू की मुख्य सीट पर बैठ गया और शियाओ किंग से गर्मजोशी से बात की। जियानान अकादमी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर आपको बधाई। मेरा नाम गेलोंग है और जियानान अकादमी में शामिल होने के बाद मैं आपका प्रशिक्षक रहूंगा। शियाओ किंग ने सिर हिलाकर कहा। नमस्कार प्रशिक्षक गेलोंग। गेलोंग ने युवा शियाओ किंग को संतुष्टि भरी निगाहों से देखा। हथेली घुमाते हुए उन्होंने एक चर्म पत्र और एक स्याही का ब्रश निकाला और औपचारिक रूप से कहा, जियानान अकादमी को छात्रों के संभावित गुणों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता है। कृपया अपना नाम, आयु और कक्षा बताएं। शियाओ किंग 4 साल की, डो क्यूई की 8वीं अवस्था। क्या पास में छिपकर बातें सुन रहे छात्र अचानक आश्चर्य से चिल्ला उठे। गेलोंग के दिल में बेतहाशा खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि शियाओ किंग देखने में केवल 4 या 5 साल का लग रहा था, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि वह अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। अब जब जियाओ किंग ने खुद अपनी उम्र बताई तो गेलोंग ने गुस्से में आकर अपने हाथ में पकड़ा ब्रश लगभग तोड़ ही दिया।
चिल्लाने वाले छात्रों को घूरते हुए ये लोंग ने शियाओ किंग को तीव्र निगाहों से देखा। आपकी उम्र और साधना स्तर को देखते हुए आपकी संभावित क्षमता का आकलन मैं नहीं कर सकता, इसलिए आपको जियानान अकादमी पहुंचने तक इंतजार करना होगा ताकि अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी निर्णय ले सकें। शाओ किंग ने शांत भाव से सिर हिलाया, हालांकि वह मन ही मन थोड़ा हैरान था। उन्हें इतनी आसानी से जियानान अकादमी के उच्च अधिकारियों की नजर में आने की उम्मीद नहीं थी। उनकी उम्र और संस्कार को देखते हुए उन्हें अपने ही एक सदस्य की तरह पाला पोसा जाना चाहिए, है ना? शाओ किंग के उदासीन भाव को देखकर गेलों को थोड़ी हंसी आई, क्योंकि उसे लगा कि शाओ किंग अभी इतनी छोटी है कि वह इसके निहितार्थों को समझ नहीं पाएगी। आपका उपनाम शियाओ है? क्या आप वुतान शहर के शियाओ परिवार के सदस्य हैं? जियाओ किंग को यह थोड़ा अजीब लगा कि गेलोंग ने यह पूछा, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाकर कहा, यह सही है। जब शियाओ किंग ने इसकी पुष्टि कर दी तो गेलोंग ने मन ही मन शियाओ परिवार के सौभाग्य पर आश्चर्य व्यक्त किया कि उनके पास शियाओ किंग जैसा एक विशालकाय वंशज है। गेलोंग ने शियाओ किंग से कहा कि वह अभी वापस चली जाए और 3 दिन बाद यहाँ इकट्ठा हो जाए। उस समय जियानान अकादमी का हवाई काफिला वुतान शहर पहुंच जाएगा और वे सीधे अकादमी के लिए उड़ान भर सकेंगे। शाओ किंग ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। वह तंबू के पीछे से भीड़ को पार करते हुए शाओ परिवार की ओर चल पड़ा। गेलोंग ने शाओ किंग के जाते हुए रूप को देखा और सोच विचार करते हुए अपनी ठुड्डी सहलाई। उन्होंने एक छात्र को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। छात्र ने सिर हिलाया, मुड़ा और तंबू से बाहर निकलकर भीड़ से दूर चला गया। शाओ परिवार के भीतर सभी युवा शिष्य जियानान अकादमी की भर्ती से आकर्षित होकर चले गए, जिससे मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान खाली हो गए। यह जियाओ किंग के लिए सुविधाजनक था। वह नीले पत्थरों से बनी सड़क पर धीरे धीरे चलते हुए अपने निवास स्थान तक वापस पहुंच गया और किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। अपने कमरे में लौटने के बाद जियाओ किंग ने बाहरी व्यवधानों को नजरअंदाज कर दिया और पूरी तरह से साधना में लीन हो गया। रात हुई। आज शियाओ परिवार का शांत वातावरण गायब था। घर में खूब रोशनी थी और चहल पहल थी। कभी कभी युवा कबीले के लोग गर्मागर्म बहस करते नजर आते थे। क्या आपने सुना? जियानान अकादमी की भर्ती टीम हमारे शियाओ परिवार के निवास पर ठहरने वाली है। क्या क्या वह सच है? बिल्कुल। इतना ही नहीं, हमारे शियाओ परिवार ने यंग मास्टर शियाओ यान से भी कहीं अधिक प्रतिभाशाली एक दानव को जन्म दिया है। कौन सा राक्षस? क्या वे सचमुच यंग मास्टर शियाओ यान को भी मात दे सकते हैं? क्या आप शियाओ किंग को जानते हैं? शियाओ किंग? मैंने तो उसका नाम भी नहीं सुना। वह तो यंग मास्टर शियाओ यान से भी कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली है। बिल्कुल सही। शियाओ किंग महज 4 साल की उम्र में ही डोची के 8वें चरण में है। यह सुनकर सभी ने एक साथ ठंडी हवा में सांस ली। फुफकार, 4 साल की उम्र में डोची का 8वां चरण। सचमुच डरावना। यह दृश्य कोई इकलौती घटना नहीं थी। जियाओ परिवार की विशाल संपत्ति में इसी तरह के दृश्य एक के बाद एक घटित हो रहे थे। अब शाओ परिवार में हर कोई जान गया था कि उन्होंने एक राक्षस को जन्म दिया है। शियाओ परिवार का मुख्य हॉल। प्राथमिक सीट पर बैठे शाओ झान ने अपनी चाय का कप रगड़ा और सबसे पहले बोले, शाओ किंग के बारे में आप सभी क्या सोचते हैं? कुल के मुखिया के रूप में जियाओ जान स्वाभाविक रूप से खुश था कि जियाओ परिवार ने एक राक्षस को जन्म दिया है। लेकिन इस राक्षस ने बिना उनकी जानकारी के इस स्तर तक अपनी क्षमता विकसित कर ली। अगर शियाओ किंग ने अचानक जियानान अकादमी में दाखिला नहीं लिया होता तो शायद उन्हें यह बात न जाने कितने समय तक पता ही नहीं चलती। सभी बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और चुप रहना ही बेहतर समझा। यह देखकर प्रथम एल्डर की आंखों में थोड़ी सी बेबसी झलक उठी। वह खड़े हुए शियाओ जान की ओर हाथ जोड़कर बोले, कुलपति, जियाओ किंग ने कम उम्र में ही अपने माता पिता दोनों को खो दिया था और इसलिए जियाओ परिवार से उनका भावनात्मक जुड़ाव बहुत कम है। ऐसा व्यवहार बिल्कुल सामान्य है। अब जब फैसला हो चुका है तो हम केवल अपना समर्थन ही दे सकते हैं। जियाओ जान काफी देर तक चुप रहा, फिर अंत में उसने सिर हिलाया। ऐसे में हमें उसकी मदद कैसे करनी चाहिए? जैसे ही ये शब्द कहे गए पूरा दृश्य सन्नाटे में डूब गया। उनकी मदद कैसे करें? शाओ किंग की प्रतिभा को देखते हुए एक बार जब वह जियानान अकादमी में पहुंच जाएगा तो निश्चित रूप से उस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और उसे पोषित किया जाएगा। उस समय वह उनके पास मौजूद सीमित संसाधनों की परवाह कैसे कर सकता था? प्रथम बुजुर्ग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी। क्यों न हम शियाओ किंग को यहाँ बुलाएं और उससे इस बारे में पूछने के बाद योजना बनाएं। शाओ झान ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाया। प्रथम एल्डर ने सही बात कही है। तो फिर किसी को भेजकर शियाओ किंग को यहाँ बुला ला। 5 अध्याय 5 भंडारण वलय। अध्याय 5 भंडारण वलय। इस समय जियाओ किंग को अभी भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि बाहरी दुनिया में क्या घट रहा है। कमरे के अंदर जियाओ किंग आंखें बंद करके पलंग पर पालथी मारकर बैठा था और गहन साधना में लीन था। नॉक नॉक नॉक। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। हलचल महसूस करते ही जियाओ किंग को अपनी साधना रोकनी पड़ी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और कुछ अधीरता से देखने लगा। वह खड़ा हुआ और दरवाजा खोलकर वहां खड़ी नौकरानी से सवाल करने लगा, यह क्या है? जब नौकरानी ने देखा कि शियाओ किंग का लहजा ठीक नहीं है तो उसका चेहरा घबरा गया और उसने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। युवा स्वामी, कबीले के मुखिया और अन्य लोग मुख्य हॉल में आपकी उपस्थिति का अनुरोध करते हैं। यह सुनकर जियाओ किंग के चेहरे पर थोड़ी नरमी आ गई। वह समझ गया कि जियाओ जान और बाकी लोगों को उसकी साधना के स्तर के बारे में पता चल गया होगा। यह तो स्वाभाविक ही था। आखिरकार उसने सबके सामने डोची के 8वें चरण का परीक्षण किया था। हालांकि चौक में मौजूद दर्शक उसे नहीं जानते थे, लेकिन उन सभी को उसका चेहरा याद था। वुतान शहर में थोड़ी सी पूछताछ करने पर कोई भी आसानी से उसकी पृष्ठभूमि का पता लगा सकता है। यह सोचकर जियाओ किंग ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गई। इतना कहकर वह तुरंत शियाओ परिवार के मुख्य हॉल की ओर चल पड़ा। नीले पत्थरों से बने रास्ते पर चलते हुए उसे कभी कभी शियाओ परिवार के सदस्यों के समूह मिलते थे जो उसे ध्यान से देख रहे थे। शाओ किंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और उसका मन शांत जल की तरह स्थिर था। ध्यान आकर्षित होने के बावजूद उसमें जरा भी अहंकार नहीं आया। वह अपनी स्थिति को सबसे अच्छी तरह जानता था। बोधि रूपांतरण की लार के बिना उसकी प्रतिभा अधिक से अधिक शियाओ यान के स्तर पर ही होती। वास्तव में गर्व करने लायक कुछ भी नहीं था, लेकिन दूसरों की राय अलग थी। शाओ यान शांत शाओ किंग को देखती रही और अपनी पिछली मुलाकातों के दृश्यों को याद करने लगी। आसपास की बातचीत की आवाजें जैसे ही जियाओ यान के कानों तक पहुंची उसे वे पहले से कहीं अधिक कर्कश लगने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वे उसका मजाक उड़ा रहे हों, जो पहले शियाओ परिवार का नंबर 1 प्रतिभाशाली सदस्य था। शाओ यान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके दिल में बसा गर्व और आत्मसंतुष्टि चकनाचूर हो गई। उसके बगल में बैठी शुनैर की आंखों में चिंता झलक रही थी और उसने चुपचाप शियाओ यान की बाह को गले लगा लिया।
भाई शियाओ यान, शुनैर को पूरा विश्वास है कि आप भविष्य में शियाओ किंग को अवश्य ही पीछे छोड़ देंगे। शुनैर के दिलासा भरे शब्दों को सुनकर जियाओ यान ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और बिना कुछ और कहे उसके सिर पर थपथपाया। शियाओ किंग पिछवाड़े से गुजरी और अंत में भव्य मुख्य हॉल के बाहर रुक गई। उसने दरवाजा खोलने से पहले धीरे से दस्तक दी और फिर उसे धक्का देकर अंदर प्रवेश किया। हॉल बहुत विशाल था, जिसमें जियाओ जान और तीनों बुजुर्ग सामने बैठे थे। शियाओ किंग की निगाहें उन पर घूमी और उसने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। कुलपति और तीनों बुजुर्गों को नमस्कार। बाकी लोग भी युवा शियाओ किंग को गौर से देख रहे थे। उसकी बातें सुनकर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। शियाओ जान ने हाथ हिलाते हुए हल्के से हंसते हुए कहा, ऐसी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है किंगर, मैं तुम्हें इसी नाम से बुला सकता हूँ, है ना? शियाओ किंग ने हल्के से सिर हिलाया। कुलपति बहुत दयालु हैं, बेशक आप जा सकते हैं। यह सुनकर जियाओ जान के चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो गई और उसने गर्मजोशी से कहा, आओ आओ किंगर, बैठो और बातें करो। शियाओ किंग को बैठे हुए और परिपक्वता और संयम के साथ व्यवहार करते हुए देखकर शियाओ झान को किसी तरह अपने बेटे शियाओ यान की याद आ गई। अब शियाओ किंग के परिपक्व और शांत स्वभाव को देखकर और फिर शियाओ यान के अहंकार भरे रवैये को याद करके, जो मानो नाक ऊपर करके बैठा रहता था। हालांकि जियाओ जान ने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बनाए रखी, फिर भी उसने मन ही मन एक हल्की सी आह भरी। किंगर, तुमने हमें अंधेरे में रखा। चुपचाप डोची के 8वें चरण तक पहुंचना हमारे शियाओ परिवार के लिए सचमुच एक आशीर्वाद है। पास ही बैठे तीसरे बुजुर्ग ने भी अपनी दाढ़ी सहलाई और मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच इस उम्र में ऐसी साधना करना तो हमने पहले कभी सुना ही नहीं। उनकी प्रशंसा सुनकर भी जियाओ किंग के चेहरे के भाव अपरिवर्तित रहे। कुलपति और तीसरे बुजुर्ग मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं। शियाओ किंग को महज संयोगवश सफलता मिली, मैं इतनी प्रशंसा का पात्र नहीं हूं। यह देखकर कि शियाओ किंग न तो अहंकारी थी और न ही उतावली, उनकी आंखों में प्रशंसा का भाव आ गया। शियाओ झान और तीनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और कुछ देर तक विचार किया। किंगर, तुमने जो प्रतिभा दिखाई है उसे देखते हुए परिवार को तुम्हारी पढ़ाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। हालांकि चूंकि तुम आगे की पढ़ाई के लिए जियानान अकादमी जाने वाली हो, इसलिए हम जो मदद कर सकते हैं वह सीमित है। जब वह बोल रहा था तभी जियाओ जान ने अपना हाथ पलटा और एक भंडारण अंगूठी निकाली, जिसे उसने जियाओ किंग को सौंप दिया। ये कुछ साधना संसाधन हैं जो मैंने और तीनों बुजुर्गों ने आपके लिए तैयार किए हैं। हालांकि ये अत्यंत मूल्यवान नहीं हो सकते, लेकिन ये हमारे सम्मान का प्रतीक हैं। शियाओ किंग के आने से पहले ही समूह ने अपनी योजना बना ली थी। हालांकि जियाओ किंग का जियाओ परिवार से कोई खास भावनात्मक जुड़ाव नहीं था, लेकिन वह वहीं पला था और जियाओ परिवार का खून उसकी रगों में बहता था। उसके लिए उनके प्रति बिल्कुल भी भावना न होना असंभव था। अब जबकि शियाओ किंग जियानान अकादमी में दाखिला ले रहा था, उसे रोकने की कोशिश करने से वे दोनों दुश्मन बन जाएंगे। वे केवल अपना समर्थन ही दे सकते थे। इसलिए उन्होंने कुछ कृषि संसाधन एकत्रित करके शियाओ किंग को दे दिए। वे चाहते थे कि शियाओ किंग शियाओ परिवार की दयालुता को याद रखे, कहीं ऐसा न हो कि वह चला जाए और कभी वापस न लौटे। हालांकि यह कुछ हद तक उपयोगितावादी था, लेकिन किसी कबीले का अस्तित्व ऐसी चीजों पर निर्भर करता था। स्टोरेज रिंग को देखते हुए शियाओ जान ने उसे यह दिया। शियाओ किंग थोड़ा हैरान रह गया। कुछ देर सोचने के बाद उसे इसके पीछे का कारण समझ में आ गया। उसने मना करने का विकल्प नहीं चुना और स्टोरेज रिंग लेने के लिए हाथ बढ़ाया। मनुष्य निर्जीव वस्तु नहीं है, भला कौन पूरी तरह भावनाहीन हो सकता है। हालांकि शियाओ परिवार में उनका कोई करीबी परिचित नहीं था, लेकिन यहाँ 4 साल रहने के बावजूद उन्हें कुछ लगाव महसूस होता था। भविष्य में यदि यह उनके बस में होता तो वे शियाओ परिवार को किसी भी कठिनाई से उबारने में हर संभव प्रयास करते। शियाओ किंग को भंडारण अंगूठी स्वीकार करते देख शियाओ झान और तीनों बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और संतुष्टि भरी मुस्कान से खुद को रोक नहीं पाए। तभी दरवाजे के बाहर से तेज कदमों की आवाजें सुनाई दी। नॉक नॉक नॉक। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। शियाओ जान और तीनों बुजुर्गों ने तुरंत भौहें चढ़ा ली। प्रवेश करना। जैसे ही यह शब्द बोला गया, एक गार्ड ने दरवाजा धक्का देकर खोला और दौड़कर हॉल में घुस गया। क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों हो? दूसरे एल्डर की भौहें तन गईं। उनके लहजे में पूछताछ का भाव झलक रहा था। गार्ड ने जल्दी से झुककर सूचना दी, कुलपति, तीनों वरिष्ठ जनों, जियानान अकादमी से भर्ती दल आ चुका है। यह सुनकर शियाओ झान और तीनों बुजुर्गों की भौहें तन गईं और उनके चेहरे मुस्कान से खिल उठे। जियानान अकादमी क्या है? जियाओ परिवार में भर्ती टीम क्या कर रही है? शियाओ किंग थोड़ा हैरान था, लेकिन यह देखकर कि बाकी लोगों को इसकी उम्मीद थी, वह भावहीन बना रहा। जल्दी से उन्हें अंदर बुलाओ। जियाओ जान और तीनों बुजुर्ग जल्दी से खड़े हो गए और अपने वस्त्रों को सीधा किया। कुछ ही देर बाद ये लोंग और लगभग 1 दर्जन जियानान अकादमी के छात्र गार्ड के नेतृत्व में हॉल में दाखिल हुए। ये लोंग ने चारों ओर देखा। जब उसने शियाओ किंग को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन फिर भी उसने कुल प्रमुख शियाओ को थोड़ा झुककर प्रणाम किया। कुल प्रमुख शियाओ, मैं अगले 3 दिनों तक आपको परेशान करता रहूंगा। शियाओ जान ने जल्दी से हाथ हिलाया। कोई परेशानी नहीं। शियाओ परिवार के लिए यह सम्मान की बात है कि प्रशिक्षक गेलोंग जियानान अकादमी का नेतृत्व कर रहे हैं। भर्ती टीम हमारे साथ बनी रहे। इसके साथ ही उन्होंने तुरंत किसी को जियानान अकादमी के लगभग 1 दर्जन छात्रों को पिछवाड़े में ले जाने की व्यवस्था की, ताकि वे पहले से तैयार अतिथि कमरों में से किसी एक को चुन सकें। जियाओ किंग ने कुछ उलझन के साथ प्रशिक्षक गेलोंग से पूछा, प्रशिक्षक गेलोंग, आप सभी जियाओ परिवार में क्यों आए हैं? गेलोंग दिल खोलकर हंसा, पास आया और शियाओ किंग के कंधे पर थपथपाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे डर था कि आपकी प्रतिभा के उजागर होने से कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। भर्ती प्रक्रिया पूरी होते ही मैं शियाओ परिवार में आ गया। क्या मेरा स्वागत नहीं किया गया? शियाओ किंग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, आपका स्वागत है। मुझे बस अचानक पता चलने पर थोड़ी हैरानी हुई। जैसे जैसे आकाश धीरे धीरे अंधेरे में डूबता गया, मेजबान के रूप में शियाओ परिवार ने स्वाभाविक रूप से जियानान अकादमी के लोगों को उच्चतम स्तर की आतिथ्य सत्कार प्रदान की। क्योंकि उसकी साधना का खुलासा हो चुका था, इसलिए जियानान अकादमी के छात्र और शियाओ परिवार के सदस्य अक्सर शियाओ किंग पर उत्सुकता भरी नजरें डालते थे। शियाओ किंग ने अपने चेहरे पर कोई भाव बदले बिना सबके साथ रात का खाना खत्म किया, फिर बहाना बनाकर चुपके से अपने कमरे में वापस चला गया। 6 अध्याय 6 कनान की यात्रा। अध्याय 6 जियानान की ओर बढ़ना। घर के अंदर जियाओ किंग बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था। उसकी चेतना उसके हाथ में मौजूद स्टोरेज रिंग में समाहित हो रही थी। काफी देर बाद होश में आने पर जियाओ किंग ने एक जटिल आह भरी। उन्होंने सचमुच इसके लिए परिवार का सारा खजाना खाली कर दिया, शाओ जान और तीनों बुजुर्गों के सामने। हालांकि शाओ किंग उत्सुक थी, लेकिन भंडारण रिंग के अंदर वास्तव में क्या था, इसकी जांच करना उचित नहीं था। अब जब वह अपने कमरे में लौट आया था तो स्वाभाविक रूप से उसने सबसे पहले उसी कमरे की जांच की। परिणाम कुछ हद तक अप्रत्याशित थे। शुरू में जियाओ किंग ने सोचा था कि जियाओ जान और तीनों बुजुर्ग उसे ज्यादा से ज्यादा कुछ सोने के सिक्के, औषधीय जड़ी बूटियां और इसी तरह के साधना संसाधन देंगे।
उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इनके अलावा शियाओ परिवार के शास्त्र मंडप में विभिन्न साधना तकनीकें और 2 तकनीकें, साथ ही साथ एक क्यूई एकत्र करने वाला पाउडर भी संग्रहित था। यद्यपि साधना तकनीकों और 2 तकनीक का स्तर उच्च नहीं था, फिर भी वे विविध थे। कुछ अस्पष्ट विशेषताओं जैसे कि अंधकारमय विशेषता को छोड़कर प्रत्येक प्रकार की विशेषता के लिए कम से कम एक स्क्रॉल मौजूद था। स्पष्टतः जियाओ जान और तीनों बुजुर्ग उसके 2 प्रैक्टिशनर बनने के बाद उसके भविष्य पर विचार कर रहे थे। लेकिन चूंकि वे यह नहीं जानते थे कि जियाओ किंग का गुण क्या था, इसलिए उनके पास शास्त्र मंडप में संग्रहित सभी गुण तकनीकों को लिखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जहां तक ची गैदरिंग पाउडर की बात है, इसे तब लेना था जब जियाओ किंग ने 2 प्रैक्टिशनर बनने के लिए सफलता प्राप्त की थी। इससे सफलता प्राप्त करने में विफलता और उसकी 2 जी की शक्ति में गिरावट आने के जोखिम को रोका जा सकता है। यह मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि क्यूई गैदरिंग पाउडर मूल कहानी में बार-बार दिखाई देता था, वह बहुत कीमती नहीं था। ची गैदरिंग पाउडर एक चौथे स्तर की औषधीय गोली थी। हालांकि अन्य चौथे स्तर की गोलियों की तुलना में इसका प्रभाव कुछ हद तक सीमित प्रतीत होता था, फिर भी यह चौथे स्तर की गोली होने के अपने मूल स्वरूप को नहीं बदलता था। पूरे जियामा साम्राज्य में चौथे स्तर और उससे ऊपर के रसायन शास्त्रियों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी, और ची एकत्र करने वाले पाउडर को परिष्कृत करने में सक्षम रसायन शास्त्रियों की संख्या तो और भी कम थी। इससे इसकी बहुमूल्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। शाओ परिवार को यह क्यूई गैदरिंग पाउडर प्राप्त करने के लिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण कीमत चुकाई होगी। शाओ किंग का दिल थोड़ा भावुक हो गया। भले ही उसे इन तकनीकों या ची गैदरिंग पाउडर की आवश्यकता न हो, शाओ झान और तीनों बुजुर्गों द्वारा उसके प्रति दिखाई गई विचारशीलता अभी भी उसे भावुक कर देती थी। उन्हें सचमुच डर है कि मैं भाग जाऊंगा। शाओ किंग ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, चुपचाप इस दयालुता को अपने दिल में अंकित कर लिया और मन कसम खाई कि भविष्य में वह हॉल ऑफ सोल्स को शाओ परिवार के खिलाफ कोई भी मौका नहीं देगा। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। इस समय भर्ती चौक पर जियानान अकादमी की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके सभी छात्र अकादमी जाने की तैयारी में एकत्रित हो गए थे। भीड़भाड़ वाले चौक पर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र छोटे छोटे समूहों में बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए और कुछ देर के लिए शोर ने चौक के सन्नाटे को दबा दिया। तभी दूर आकाश में छोटे छोटे काले बिंदुओं का एक समूह दिखाई दिया। काले बिंदु धीरे धीरे बड़े होते गए और धुंधली सी पक्षी जैसी आकृतियां दिखाई देने लगी। तेज हवा के झोंकों ने जमीन से धूल उड़ा दी, जिससे लोगों को अपने चेहरे हाथों से ढकने के लिए मजबूर होना पड़ा। चौड़े पंखों वाले ग्रिफॉन राक्षसों की एक पंक्ति धीरे धीरे नीचे उतरी, उनके विशाल पक्षी जैसे चेहरे सीधे सबकी ओर घूर रहे थे। चौक पर मौजूद नए छात्रों के चेहरे पर तुरंत दहशत के भाव दिखाई देने लगे और कुछ तो इतने डर गए कि वे जमीन पर गिर पड़े। शाओ किंग का चेहरा शांत था, उसकी युवा आकृति उसके आसपास की भयभीत भीड़ के बीच मुर्गियों के बीच एक सारस की तरह अलग दिख रही थी। शाओ किंग ने अपने सामने मौजूद उड़ने वाले जादुई जानवर को जिज्ञासा से देखा। फाइटिंग क्यूई महाद्वीप में आने के बाद यह पहली बार था जब उसने अपनी आंखों से एक वास्तविक जादुई जानवर को देखा था। भर्ती दल में से ये लोग भीड़ से बाहर निकले और चौक पर मौजूद सभी लोगों को समझाने लगे, डरो मत। ये अकादमी द्वारा विशेष रूप से पाले गए जादुई जीव हैं, ये किसी पर हमला नहीं करेंगे। यह कहने के बाद ये लोग ने अपनी युद्ध शक्ति का संचार किया, ऊपर उछला और सबसे आगे चल रहे ग्रिफॉन जानवर पर कूद गया। इन ग्रिफॉन बीस्ट के बारे में पहले से ही आंकड़े मौजूद थे। ये लोग एकमात्र ऐसा गुरु नहीं था जो भर्ती के लिए जियामा साम्राज्य में आया था। कुछ ही क्षण बाद ये लोग की आकृति फिर से प्रकट हुई और नीचे मौजूद भीड़ से बात करने लगी, सब लोग ऊपर आ जाओ, हम रवाना होने वाले हैं। वरिष्ठ छात्रों ने जरा भी भय नहीं दिखाया और एक के बाद एक ग्रिफॉन बीस्ट पर चढ़ने लगे। नए छात्रों का समूह वहीं कांपता हुआ खड़ा था, लेकिन वरिष्ठों को पहले ही ऊपर चढ़ते देख उन्होंने दांत पीसकर उनका पीछा किया। जब सभी नए छात्र ग्रिफॉन बीस्ट की पीठ पर पहुंच गए तो उन सभी ने राहत की सांस ली। शाओ किंग ने अपने पैरों के नीचे मौजूद ग्रिफॉन जानवर का शांतिपूर्वक निरीक्षण किया और मन ही मन उड़ने वाले जादुई जानवरों की सुविधा पर आश्चर्यचकित हुआ। वे 2 स्थानों के बीच यात्रा करने में बहुत समय बचा सकते थे। ये लोग ने एक तरफ से सभी के प्रदर्शन को देखा और शियाओ किंग के हावभाव को देखकर अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, यह बच्चा भविष्य में जरूर एक महान प्रतिभा बनेगा। यह देखकर कि सभी ग्रिफॉन बीस्ट के शिखर पर पहुंच गए हैं, अग्रणी ग्रिफॉन बीस्ट ने एक लंबी चीख निकाली, अपने पंख फड़फड़ाए और जियानान अकादमी की दिशा में उड़ गया। आसपास के अन्य ग्रिफॉन जानवर भी लंबी लंबी चीखें निकालते हुए और अपने पंख फड़फड़ाते हुए उनका पीछा करने लगे। शियाओ परिवार में शाओ जान और तीनों बुजुर्गों ने ग्रिफॉन बीस्ट को क्षितिज में दूर जाते हुए देखा और उन सभी में यह भावना थी कि पता नहीं यह विदाई कितने वर्षों तक चलेगी। जब क्षितिज पर मौजूद आकृतियां उनकी दृष्टि से ओझल हो गईं, तभी उन्होंने अपनी निगाहें हटाईं। मुझे आश्चर्य है कि जियानान अकादमी से लौटने पर किंगर की साधना का स्तर क्या होगा। शाओ झान अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ा था, उसकी आंखों में जटिलता थी और उसकी आवाज में कुछ उदासी थी। शायद कोई महान डो मास्टर हो, शायद कोई डोलिंग, कौन जाने। प्रथम बुजुर्ग की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। संभवतः उसकी साधना का स्तर हमसे कहीं अधिक होगा और यही मायने रखता है। तीसरे बुजुर्ग ने अपनी लंबी दाढ़ी को हल्के से सहलाया, उनके झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान थी। शियाओ किंग जैसी राक्षसी को जन्म देने की क्षमता होना, ऐसा लगता था कि यह उनके शियाओ परिवार के उत्थान के लिए ही लिखा था। जब शियाओ किंग बड़ी हो जाएगी तो शियाओ परिवार भविष्य में शाही राजधानी में वापस लौटने में सक्षम हो सकता है। यह सोचकर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। नीले आकाश में 1 दर्जन से अधिक विशालकाय ग्रिफॉन जैसे जीव अपने पंख फड़फड़ाते हुए तेजी से हवा में उड़ रहे थे। खिड़की से तेजी से गुजरते बादलों और धुंध को देखकर शियाओ किंग के दिल में भावनाओं की लहरें उठ उठीं। वह सोच रहा था कि वह कब 2 वांग के पद तक पहुंच पाएगा और कब अकेले आकाश में उड़ने में सक्षम होगा। हालांकि कई लोगों के लिए 2 वांग एक ऐसा क्षेत्र था जिसे वे अपने पूरे जीवन में कभी नहीं पहुंच सकते थे। शाओ किंग के लिए 2 वांग उसकी साधना का सिर्फ एक चरण था। लॉटरी पैनल का मालिक होने के कारण वह किसी भी ऐसे दायरे में फंसने से बच सकता था जिसे वह भेद न सके। मन में हजारों विचारों के बीच जियाओ किंग ने जल्दी से अपनी मानसिकता को समायोजित किया, अपनी आंखें बंद की और साधना में लीन हो गया। जादुई उड़ने वाले जानवर पर सवार होकर जियानान अकादमी की यात्रा के दिन बहुत नीरस थे। चारों ओर छाए बादलों और धुंध के अलावा और कोई दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि नीचे देखने से पर्वत श्रृंखलाओं और शहरों की रूपरेखा दिखाई देती थी, लेकिन लंबे समय तक उन्हें निहारने के बाद व्यक्ति की रुचि अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाती थी। जिस तरह जियानान अकादमी में हाल ही में शामिल हुए नए छात्र इस वजह से चिड़चिड़े होने लगे थे, उसी तरह जियाओ किंग ने अपने कमरे से बाहर न निकलने और अंदर रहकर साधना करने का रुख बनाए रखा। इससे वे कई लोग असहाय महसूस करने लगे जिन्होंने शियाओ किंग के कारनामों के बारे में सुना था और उनके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते थे। ये लोग ने यह सब देखा और मन ही मन आह भरी।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जियाओ किंग इस उम्र में इस स्तर की साधना प्राप्त कर सका। उसकी असाधारण प्रतिभा के अलावा उसकी स्वयं की लगन भी अपरिहार्य थी। इस तरह से अंतर और बढ़ जाता है। आपसे बेहतर प्रतिभा वाले लोग आपसे भी ज्यादा मेहनती होते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए और वे जियानान अकादमी के करीब पहुंचते गए, भर्ती सलाहकारों ने नए छात्रों को जियानान अकादमी से परिचित कराना शुरू कर दिया। ये लोग ने जियाओ किंग को भी उसकी साधना से जगाया ताकि वह जियानान अकादमी का परिचय सुन सके। किताबों में जो कुछ भी दर्शाया गया था वह तो केवल सतही पहलू था, हर विवरण को दर्ज करना असंभव था। 7 अध्याय 7 काला कोना क्षेत्र। अध्याय 7 काला कोना क्षेत्र। जियानान अकादमी एक विशेष क्षेत्र में स्थित थी जिसे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र कहा जाता था। यह जगह अच्छाई और बुराई का मिश्रण थी, जहां कोई कानूनी बंधन नहीं थे। यहाँ केवल एक ही नियम था, जंगल का कानून। दूसरे शब्दों में कहें तो यह योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत था। कमजोरों को यहाँ कोई अधिकार नहीं थे। विभिन्न प्रमुख साम्राज्यों द्वारा वांछित कई विशेषज्ञ यहाँ भाग आए और यह क्षेत्र सभी प्रकार की रहस्यमय साधना विधियों, दो तकनीक, खजानों और संसाधनों से भर गया। खेती के तरीकों और संसाधनों के लिए हत्या करने को तैयार रहने वाले निर्दयी लोग हर जगह मौजूद थे। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में केवल सुरक्षित क्षेत्र मध्य क्षेत्र में स्थित जियानान अकादमी और उसके आसपास स्थित जियानान शहर ही थे। जियानान शहर के अधिकार क्षेत्र में कई छोटे कस्बे आते थे, जिनकी जियानान अकादमी की कानून प्रवर्तन टीम द्वारा बारी बारी से गश्त की जाती थी। जो कोई भी वहां गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करता, उसका दुखद अंत होता था। एक बार ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र और जियानान अकादमी के बीच एक खूनी और जानलेवा लड़ाई छिड़ गई थी और बहुत कम लोगों ने इसके सटीक कारण की जांच करने की जहमत उठाई। केवल इतना ही ज्ञात था कि उस खूनी लड़ाई के बाद दो वांग और एक दो हुआंग विशेषज्ञ के शवों को पीस टाउन के प्रवेश द्वार पर स्थित मृत आत्मा वृक्ष नामक एक रहस्यमय प्राचीन वृक्ष पर लगभग क्रूर तरीके से लटका दिया गया था, जो जियानान शहर के अधिकार क्षेत्र में था। तब से लेकर अब तक ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में किसी ने भी जियानान अकादमी को फिर से उकसाने की हिम्मत नहीं की। प्रवेश प्रशिक्षक के गर्वपूर्ण परिचय को सुनकर जियाओ किंग को ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र और उसके भीतर स्थित जियानान अकादमी के बारे में अधिक स्पष्ट समझ प्राप्त हुई। खेतीबाड़ी में लीन रहने से समय बहुत जल्दी बीत जाता था। उस दिन जैसे ही भोर होने लगी, सुबह की रोशनी की एक किरण खिड़की से होकर जियाओ किंग पर पड़ी, जो अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा ध्यानमग्न था। सूरज की रोशनी महसूस करते हुए जियाओ किंग ने धीरे धीरे अपनी बंद आंखें खोली और एक गहरी सांस लेते हुए धुएं वाली हवा बाहर निकाली। भूटान शहर छोड़ने के बाद अब 2 महीने से अधिक समय बीत चुका था। दिन गिनते गिनते जियानान अकादमी पहुंचने का समय लगभग आ गया था। उठकर अंगड़ाई लेने के बाद जियाओ किंग अपने कमरे से बाहर निकला, चारों ओर देखा और आश्चर्य का भाव दिखाने से खुद को रोक नहीं पाया। बाहर नए छात्रों का समूह पहले ही अपने अपने कमरों से बाहर निकल चुका था और एक साथ इकट्ठा हो गया था। वे उम्मीद से भरे चेहरों के साथ दूर तक देख रहे थे। तभी उसके बगल से एक जोरदार हंसी की आवाज आई। हाँ, शियाओ किंग, मैं अभी तुम्हें फोन करने ही जा रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद ही बाहर आ जाओगी। शियाओ किंग ने आवाज की दिशा में देखा और गेलोंग को बड़े बड़े कदमों से मुस्कुराते हुए उसकी ओर आते हुए पाया। प्रशिक्षक गेलोंग, जियाओ किंग ने अभिवादन किया। गेलोंग ने शियाओ किंग को ऊपर से नीचे तक देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया, पिछले 2 महीनों में उसके प्रदर्शन के बारे में सोचते हुए। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। हम जियानान अकादमी पहुंचने ही वाले हैं, इसलिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर जियाओ किंग समझ गई और सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है। इंस्ट्रक्टर गेलोंग शाओ किंग के कंधे पर संतोषपूर्वक थपथपाते हुए गेलोंग अपने काम में लग गया। 2 महीने से अधिक समय तक साधना करने के बाद अब उसे कुछ दुर्लभ अवकाश मिला था। फिलहाल साधना जारी रखने की कोई योजना न होने के कारण जियाओ किंग रास्ते के नजारों का आनंद लेने लगा। ग्रिफॉन नामक विशालकाय जीव बादलों के बीच से तेजी से गुजरा। चारों ओर फैली धुंध अलौकिक थी और दूर दूर तक पर्वत श्रृंखलाएं लहरदार चोटियों के रूप में एक के बाद एक उठती हुई दिखाई दे रही थीं। साधना के इस मार्ग में तनाव और विश्राम, काम और आराम के बीच संतुलन पर जोर दिया गया। लंबे समय तक कठिन साधना करने के बाद जियाओ किंग थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा था, लेकिन अब आसपास के दृश्यों को देखकर वह तरोताजा और खुश महसूस कर रहा था। समय अनजाने में बीतता गया और जैसे जैसे पर्वत श्रृंखलाएं तेजी से पीछे हटती गईं, दूर जमीन पर एक विशाल शहर की रूपरेखा धीरे धीरे उभरने लगी, जो इतनी बड़ी थी कि वह लड़खड़ा रही थी। जियानान शहर पहुंच गए। शहर को उभरते हुए देखकर शाओ किंग के स्वभाव के बावजूद वह खुशी के एक अंश को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। सब लोग अपना सामान पैक कर लो, हम अकादमी पहुंचने ही वाले हैं। गेलोंग की आवाज 2 क्यूई में फैल गई, जिससे ग्रिफॉन बीस्ट पर मौजूद सभी लोग उसे सुन सके। यह सुनकर सभी नए छात्रों के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। 2 महीने से अधिक समय तक हवा में उड़ने के बाद वे आखिरकार जियानान अकादमी पहुंचने वाले थे। हर कोई शियाओ किंग की तरह अकेलेपन को सहन करने में सक्षम नहीं था, जो यात्रा के दौरान पूरे 2 महीने तक साधना करने में सक्षम था। 2 महीने की उड़ान की ऊब को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। नए छात्रों का समूह उम्मीदों से भरे चेहरों के साथ दूर स्थित विशाल शहर को निहार रहा था। जियानान शहर हवाई अड्डा। 1 दर्जन ग्रिफॉन बीस्ट को आकाश में उड़ान भरते देख जमीन पर मौजूद नए छात्र तुरंत कानाफूसी करने लगे और जियानान अकादमी में अपने आने वाले दिनों के लिए उत्सुक हो गए। शाओ किंग ने अपने आसपास का जायजा लिया और दूर की सड़कों पर उमड़ती भीड़ को देखकर वह मन ही मन आश्चर्यचकित रह गया। यह लोकप्रियता का स्तर 2 महीने पहले जब जियानान अकादमी की भर्ती टीम भूटान शहर गई थी, उससे भी अधिक था। जियानान अकादमी की जन्मभूमि होने के नाते, जैसा कि अपेक्षित था, केवल नाम ही अनगिनत लोगों को यहां आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। गेलोंग ने भर्ती के लिए दूसरे शहरों में गए कई अन्य प्रशिक्षकों से कुछ देर बात की और फिर वे नए छात्रों के समूह को एक साथ जियानान अकादमी की ओर ले गए। शहर में लगभग आधे घंटे तक भटकने के बाद शिक्षक और छात्र अंततः जियानान अकादमी के परिसर में पहुंचे। अकादमी में प्रवेश करने के बाद अन्य शहरों में भर्ती में सहायता करने वाले वरिष्ठ छात्र कार्य पूरा करने के लिए अपने योगदान अंक प्राप्त करने के बाद एक एक करके चले गए। सभी नए छात्र अपने अपने प्रशिक्षकों के साथ चौक पर इकट्ठा हुए और पंजीकरण कराया। उन्हें उनके मूल्यांकन स्तर के अनुसार कक्षाओं में विभाजित किया गया और फिर कक्षा प्रशिक्षकों ने छात्रों के आवास आवंटित किए। सामान्य तौर पर प्रशिक्षक द्वारा भर्ती किए गए अधिकांश छात्रों को वे स्वयं ही संभालते हैं। बाकी नए छात्रों की व्यवस्था करने के बाद गेलोंग अकेले ही शियाओ किंग को लेकर जियानान अकादमी की गहराई की ओर चल पड़ा। यह देखकर आसपास के कई प्रशिक्षकों ने गेलोंग की ओर ईर्ष्या, जलन और घृणा भरी निगाहों से देखा। ग्रिफॉन बीस्ट पर यात्रा के दौरान उन्होंने गेलोंग से इस राक्षस शियाओ किंग के बारे में भी जाना था, जो 4 साल की उम्र में 2 क्यूई के 8वें चरण तक पहुंच गया था। इससे उन्हें खेद हुआ। अगर उन्हें पता होता तो वे भर्ती के लिए भूटान शहर जाना पसंद करते। दुर्भाग्यवश इसमें कोई यदि वाली बात नहीं थी। चलते चलते गेलोंग ने अपने बगल में चल रहे शियाओ किंग को हिदायत दी, बाद में जब तुम उपप्रधानाध्यापक से मिलो तो घबराओ मत।
उन्हें मेधावी छात्र सबसे ज्यादा पसंद हैं, तुम्हें कुछ फायदे भी मिल सकते हैं। यह सुनकर शाओ किंग को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसे जियानान अकादमी के उपडीन से इतनी आसानी से मिलने की उम्मीद नहीं थी। फिर उन्होंने सिर हिलाकर जवाब दिया, ठीक है प्रशिक्षक गेलोन। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि गेलोन भी बेहद हैरान थे। यह जानना जरूरी है कि जियानान अकादमी के उपडीन आउटर एकेडमी पीक डो हुआंग की विशेषज्ञ थी। वह पौराणिक डो जोंग क्षेत्र से बस एक कदम दूर था। जब गेलोन वुतान शहर में भर्ती कर रहा था तो शियाओ किंग की उम्र और साधना की व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करने के बाद उसने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत किसी को जियानान अकादमी को सब कुछ संदेश भेजने के लिए भेजा। उसने सोचा था कि अकादमी शियाओ किंग को महत्व तो देगी, लेकिन इतने बड़े कदम नहीं उठाएगी। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि जियानान अकादमी पहुंचने के बाद उप प्रधानाध्यापक हुगान एक आवाज संदेश भेजकर गेलोन को निर्देश देंगे कि नए छात्रों के मामलों को निपटाने के बाद वह शियाओ किंग को उनसे मिलने के लिए लाएं। यह खबर सुनकर गेलोन बेहद उत्साहित हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक साधारण महान डो मास्टर होने के नाते उसे व्यक्तिगत रूप से एक पीक डो हुआंग विशेषज्ञ से मिलने का मौका मिलेगा। हालांकि वह शियाओ किंग के सहारे आगे बढ़ रहा था, लेकिन यह उसके लिए उत्साह और सम्मान से भर देने के लिए काफी था। 8 अध्याय 8 सूखा एम्बर अध्याय 8 उप प्रधानाध्यापक हुगान गेलोन शियाओ किंग को पेड़ों से घिरी कई सड़कों से ले गया, जहां रास्ते में जियानान अकादमी की वर्दी पहने कई छात्र दिखाई दे रहे थे। जब उन्होंने देखा कि प्रशिक्षक गेलोन एक बेहद छोटे बच्चे को अंतर्मन की गहराइयों की ओर ले जा रहे हैं, तो वे उत्सुकता भरी निगाहों से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। अंततः वे दोनों एक साधारण और प्राचीन मंडप के सामने रुक गए। अपनी उत्तेजना को शांत करते हुए गेलोन ने अपने वस्त्रों को सीधा किया, एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आगे बढ़ा। नॉक नॉक नॉक। अंदर आइए। कमरे से एक सौम्य लेकिन गरिमापूर्ण आवाज सुनाई दी। गेलोन ने दरवाजा धक्का देकर खोला और शियाओ किंग को अंदर ले गया। कमरा सादे ढंग से सजा हुआ था। सफेद बालों और दयालु चेहरे वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसने भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए थे, एक मेज के पीछे बैठा था और मुस्कुराते हुए उन दोनों को अंदर आते देख रहा था। गेलोन द्वितीय स्तर की गहन शिक्षा के प्रशिक्षक उपडीन का अभिवादन करते हैं। जैसे ही गेलोन ने उस बूढ़े व्यक्ति को देखा, उसने उत्साहपूर्वक झुककर अभिवादन किया। उसके बगल में बैठे जियाओ किंग ने उत्सुकता से उप प्रधानाध्यापक हुगान को गौर से देखा। यदि उसने मूल कृति न पढ़ी होती तो वह इस दयालु बूढ़े व्यक्ति को पीक डो हुआंग से कभी नहीं जोड़ पाता। ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। उप प्रधानाध्यापक हुगान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, फिर अपनी नजर युवा शियाओ किंग पर डाली। उन्हें लड़के की इस तरह की जांच से कोई आपत्ति नहीं थी। उसके भीतर डो जी की साधना को भांपते हुए उनकी आंखों में एक तीक्ष्ण चमक आई और उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, छोटे बच्चे, तुम शियाओ किंग ही होगे, है ना? बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। इतनी कम उम्र में डो जी के 8वें चरण तक पहुंच जाना, तुम सचमुच एक नन्हे दानव हो। उप प्रधानाध्यापक हुगान की प्रशंसा सुनकर जियाओ किंग अपनी सोच से बाहर आया और गेलोन की तरह झुककर प्रणाम किया। जूनियर जियाओ किंग उप प्रधानाध्यापक का अभिवादन करता है। आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं उप प्रधानाध्यापक हुगान मुस्कुराए और हाथ हिलाते हुए बोले, विनम्रता की कोई आवश्यकता नहीं है। 4 साल की उम्र में डो जी के 8वें चरण तक पहुंचना, आप निश्चित रूप से ऐसी प्रशंसा के पात्र हैं। शियाओ किंग ने असहजता से अपना सिर खुजलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जवाब दे। क्या उसे बस सिर हिलाकर इसे स्वीकार कर लेना चाहिए? इससे वह कम संयमित प्रतीत होगा, लेकिन सिर हिलाकर विनम्रता का भाव बनाए रखना कुछ हद तक पाखंड जैसा प्रतीत होगा। उप प्रधानाचार्य हुगान एक चतुर व्यक्ति थे। शियाओ किंग के चेहरे के भाव देखकर वे तुरंत समझ गए कि लड़का क्या सोच रहा है। उन्हें यह मजेदार लगा। उन्होंने सिर हिलाया और आह भरी, तुम सच में 4 साल के बच्चे की तरह व्यवहार नहीं करते। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे शब्द अक्षरशः सत्य थे। यह सुनकर जियाओ किंग को नहीं लगा कि उप प्रधानाध्यापक हुगान को कुछ पता चल पाएगा। आखिरकार उनका पुनर्जन्म हुआ था। उनकी आत्मा और शरीर का पूर्ण सामंजस्य था। उनके धोखे को छुपाने के कारण अगर खुद हुन तियांडी भी आ जाते तो उन्हें जरा भी शक नहीं होता। इसके अलावा इस फाइटिंग ची महाद्वीप पर असाधारण प्रतिभा वाले लोग अधिकतर कुछ हद तक परिपक्व थे। इस प्रकार उप प्रधानाध्यापक हुगान की दृष्टि में जियाओ किंग का वर्तमान व्यवहार वास्तव में सामान्य प्रतीत हुआ। उप प्रधानाध्यापक हुगान ने युवा शियाओ किंग को देखा और मन ही मन आह भरी, ऐसा स्वभाव वास्तव में ऐसी प्रतिभा के योग्य था। उन्होंने अपनी पोती के बारे में सोचा, जो शियाओ किंग से कुछ साल बड़ी थी, लेकिन अभी भी डो जी के 3रे चरण में अटकी हुई थी। फिर भी वह ऐसे व्यवहार करती थी जैसे वह ख्यालों की दुनिया में खोई हुई हो। उन्होंने इससे पहले इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, क्योंकि उनकी पोती के पास वास्तव में गर्व करने लायक पूंजी थी। लेकिन अब शियाओ किंग जैसे राक्षस को देखकर उप प्रधानाध्यापक हुगान ने चुपचाप तुलना की और देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। मन ही मन आह भरते हुए उप प्रधानाध्यापक हुगान ने मन ही मन निश्चय किया कि लौटने पर वह अपनी पोती को कड़ी मेहनत से साधना करने के लिए सख्ती से प्रेरित करेंगे। उन्हें यह उम्मीद तो नहीं थी कि वह शियाओ किंग की बराबरी कर लेगी, लेकिन वह बस इतना चाहते थे कि वह अपनी गति थोड़ी बढ़ा ले। लेकिन जियाओ किंग को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी वजह से किसी की जिंदगी नरक बनने वाली है। शियाओ किंग को प्रोत्साहित करने के बाद उप प्रधानाध्यापक हुगान ने गेलोन की ओर देखकर कहा, शियाओ किंग जैसी छात्रा को भर्ती करने के लिए आप बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। रसायन शास्त्र विभाग में जाइए और एक त्रिपैटर्न नीला स्पिरिट पिल प्राप्त कीजिए। जियामा साम्राज्य में 3 पैटर्न वाले नीले रंग की आत्मा की गोली का सूत्र केवल रसायन शास्त्री संघ के पास था। हालांकि गहरी जड़ों वाली जियानान अकादमी के लिए यह उनके संग्रह में मौजूद कई सूत्रों में से एक मात्र था। गेलोन ने तुरंत झुककर कृतज्ञतापूर्वक कहा, गेलोन उपडीन को धन्यवाद देता है। एक उच्च श्रेणी की त्रिपंक्ति नीली आत्मा की गोली एक महान डो मास्टर की साधना को लगभग 3 सितारों तक बढ़ा सकती थी। यदि इसका सेवन किया जाए तो यह उन्हें कई वर्षों की कठिन साधना से बचा सकती थी। उप प्रधानाध्यापक हुगान ने हाथ हिलाते हुए कहा, यही आपका हक है। हमारी जियानान अकादमी सेवाभाव से आने वालों को पुरस्कार देने में कभी पीछे नहीं हटती। उप प्रधानाध्यापक हुगान ने उन्हें कुछ और प्रोत्साहन भरे शब्द कहे और फिर उन्हें अपने मामलों को खुद संभालने के लिए वापस जाने दिया। आखिरकार नए छात्रों ने अभी दाखिला लिया था और गहन स्तर की दूसरी कक्षा के प्रशिक्षक के रूप में गेलोन के पास अभी भी कई काम बाकी थे। शियाओ किंग को बिस्तर जैसी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं भी इकट्ठा करनी थीं। उनके जाने से पहले उप प्रधानाध्यापक हुगान ने शियाओ किंग से कहा कि जब वह डो अभ्यासी बन जाए तो उनसे मिलने आए। शियाओ किंग को हल्का सा संदेह हुआ और उसने सहमति में सिर हिला दिया। उनकी विदाई को देखते हुए उप प्रधानाध्यापक हुगान मुस्कुराए और अपने बगल की खाली जगह से पूछा, तो क्या हुआ? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उस अंतरिक्ष में एक हलचल सी हुई। अगले ही पल काले वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति अचानक प्रकट हो गया। बुरा नहीं है, वाकई एक नन्हा शैतान है। लगता है हमारी जियानान अकादमी को एक उत्तराधिकारी मिल गया है।
काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के झुर्रीदार गालों पर एक मुस्कान उभर आई और उनके स्वर में संतुष्टि का भाव झलक रहा था। काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनकर उप प्रधानाध्यापक हुगान कुछ आश्चर्यचकित रह गए। यह तो स्पष्ट था कि काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति एक दो जोंग थे। शियाओ किंग को उनसे ऐसी प्रशंसा मिलना वाकई उल्लेखनीय था। उप प्रधानाध्यापक हुगान ने थोड़ी ईर्ष्या के साथ कहा, भाई क्या यह कुछ ज्यादा नहीं है? मैं मानता हूं कि जियाओ किंग वाकई एक राक्षस है, लेकिन क्या वह अभी हमारी जियानान अकादमी का भविष्य अपने कंधों पर उठा सकता है? सुकियान ने अपना सिर हिलाया, कुछ अवाक रह गया। जब तुम 4 साल के थे तब तुम्हारा साधना स्तर क्या था? क्या तुम्हारे पास डोची की तीसरी अवस्था भी थी? उप प्रधानाध्यापक हुगान ने इसे हंसकर टाल दिया, लेकिन आगे सोचने पर उन्हें एहसास हुआ कि शियाओ किंग कितनी राक्षसी थी और वे थोड़ा भयभीत हुए बिना नहीं रह सके। जब उस बूढ़े सुकियान ने पहली बार उसे शियाओ किंग को बुलाने के लिए कहा था तो उसने सोचा था कि तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। अब ध्यानपूर्वक सोचने पर अंततः उसे मुख्य बात समझ में आ गई। ऐसा नहीं था कि जियानान अकादमी में प्रतिभाशाली छात्रों की कमी थी, लेकिन उनमें से कोई भी शियाओ किंग की उम्र में इस तरह के साधना स्तर तक नहीं पहुंच सकता था। इसमें वे स्वयं और उनसे पहले सुकियान भी शामिल थे। उन दोनों की सफलता का मुख्य कारण उनकी अपनी प्रतिभा थी, फिर भी वे शियाओ किंग की बराबरी नहीं कर सकते थे। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह था कि दो हुआंग और दो जोंग की बाधाएं भविष्य के शियाओ किंग के लिए शायद कोई समस्या नहीं होंगी। जहां तक दो जुन की बात है, उप प्रधानाध्यापक हुगान ने तो इस बारे में सोचा भी नहीं था। आखिरकार पुस्तकालय मंडप में बैठे वे दोनों भी वर्षों से दो जोंग की चोटी पर अटके हुए थे, उसे पार करने में असमर्थ थे। उस स्तर पर केवल महान प्रधानाचार्य ही थे, जिनका पता लगाना किसी दैवीय अजगर की तरह ही असंभव था। यह देखकर कि उप प्रधानाध्यापक हुगान मुख्य बात समझ गए हैं, सुकियान ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। मध्य मैदानों की यात्रा करने के बाद वह जानता था कि जियाओ किंग की प्रतिभा वहां भी शीर्ष स्तर की थी। अगर किसी भी ताकत को इस बात का पता चल गया तो वे उसे हथियाने के लिए शायद आपस में लड़ेंगे। जियानान अकादमी वास्तव में भाग्यशाली थी कि उसने इतनी कम उम्र में शियाओ किंग को भर्ती किया। उप प्रधानाध्यापक हुगान जल्दी ही अपने सदमे से उबर गए और सुकियान से पूछा, तो फिर हमें शियाओ किंग के लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए? सुकियान ने अपनी लंबी दाढ़ी सहलाई और कुछ देर सोचने के बाद कहा, प्रकृति को अपना काम करने दो। शाओ किंग जैसे राक्षस के लिए हमारा ज्यादा दखल देना शायद उल्टा पड़ सकता है। हालांकि साधना विधियां, दो तकनीकें और साधना संसाधन अपरिहार्य हैं। ऐसी प्रतिभा के साथ अगर उसकी साधना में ऐसी तुच्छ बातों के कारण देरी होती है तो यह हमारा पाप होगा। उप प्रधानाध्यापक हुगान ने सोच समझकर सिर हिलाया। 9 अध्याय 9 लड़ाके अध्याय 9 2 अभ्यासी सड़क पर चलते हुए जियाओ किंग को अपने पीछे वाले मंडप में उप प्रधानाध्यापक हुगान और सुकियान के बीच हो रही बातचीत का पता नहीं था, अन्यथा वह शायद आज रात अपने सपनों से हंसते हुए जाग जाता। इसका एक कारण यह भी था कि उसने अपनी प्रतिभा को कम आंका था और उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि सुकियान और उप प्रधानाध्यापक हुगान से उसे इतनी तीव्र प्रतिक्रिया मिलेगी। ये लोंग पहले शियाओ किंग को उसकी दैनिक जरूरत की चीजें लेने के लिए ले गया और उसे उसके आवंटित छात्रावास के दरवाजे तक लाने के बाद वह खुशी से भरे चेहरे के साथ तेजी से रसायन शास्त्र विभाग की ओर चल पड़ा। यहाँ तक लिखते हुए मुझे उम्मीद है कि पाठक एक उत्कृष्ट और आसान पठन अनुभव के लिए हमारे डोमेन नाम ताइवान नॉवेल नेटवर्क को याद रखेंगे। ये लोंग की आकृति के ओझल होते ही जियाओ किंग ने आखिरकार अपनी निगाहें हटाईं और छात्रावास में कदम रखा। छात्रावास एक कमरा था जो शियाओ परिवार के उनके निवास की तुलना में थोड़ा सरल था, लेकिन यह सभी आवश्यक सुविधाओं से पूरी तरह सुसज्जित था। शियाओ किंग छात्रावास की सादगी के प्रति पूरी तरह से उदासीन प्रतीत हो रही थी। अपना बिस्तर ठीक करने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अभ्यास शुरू करने के लिए पालथी मारकर बैठ गया। जियानान में उस पहली रात कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन लंबे और उबाऊ उद्घाटन समारोह के समाप्त होने के बाद जियाओ किंग और दूसरे स्तर की कक्षा के अन्य नए छात्र गे लॉन्ग के पीछे पीछे एक कक्षा में चले गए। सभी को अपनी अपनी जगह पर बैठते देख गे लॉन्ग ने अपने हाथ पोडियम पर रखे और जोर से कहा, मेरा नाम गे लॉन्ग है और आप मुझे प्रशिक्षक गे लॉन्ग भी कह सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं साधना से संबंधित ज्ञान के साथ साथ विभिन्न जादुई जीवों के स्वरूप और आदतों के बारे में भी समझाऊंगा। बेशक वास्तविक युद्ध भी आवश्यक है। यह सुनकर नए छात्रों के चेहरे स्वाभाविक रूप से कड़वाहट से भर गए। जियानान अकादमी के प्रवेश मानदंडों को पूरा करने वाले अधिकांश छात्र प्रतिष्ठित परिवारों के बच्चे थे। बचपन से लेकर वयस्कता तक भले ही उन्होंने पूरी तरह से विलासितापूर्ण जीवन न जिया हो, लेकिन उनमें से अधिकांश ने कभी भी ज्यादा युद्ध का अनुभव नहीं किया था। उन्हें वास्तविक युद्ध में शामिल होने के लिए कहना वास्तव में उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा था। नीचे मौजूद भीड़ के कड़वे भावों को नजरअंदाज करते हुए गे लॉन्ग ने आधिकारिक तौर पर अपना व्याख्यान शुरू किया। जियाओ किंग नीचे बैठा था और बड़े चाव से सुन रहा था। अपने पिछले जीवन में वह भी एक छात्र के रूप में मंच के नीचे बैठा था और उस अनुभव को अब फिर से जीना उसके लिए एक अनोखा अनुभव था। जैसे ही उसने सुना, उस पर नींद की एक जानी पहचानी लहर छा गई। मंच से गे लॉन्ग के शब्द लोरी में बदलते हुए प्रतीत हुए। शाओ किंग की पलकें झपकीं और वह खुद को रोक नहीं पाया और आंखें बंद करके ऊँघने लगा। पोडियम पर खड़े होकर गे लॉन्ग ने क्रिम्सन आइस स्नेक की आदतों के बारे में बताया। उनकी निगाहें नीचे मौजूद भीड़ पर टिकी हुई थीं। जब उसने शियाओ किंग को आंखें बंद करके ऊँघते हुए देखा तो वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। जैसे ही वह उसे जगाने वाला था, उसे अपनी भंडारण अंगूठी में रखी 3 पैटर्न वाली नीली आत्मा की गोली याद आ गई जो उसे कल ही रसायन विभाग से मिली थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने उसे जगाने का विचार छोड़ दिया। शायद शियाओ किंग का ऐसा व्यवहार इसलिए था क्योंकि उसने कल रात बहुत ज्यादा अभ्यास किया था। हाँ, बिल्कुल सही, ऐसा ही होना चाहिए। पोडियम पर बैठे गे लॉन्ग ने चुपचाप अपने मन में सोचा, फिर उन्होंने क्रिम्सन आइस स्नेक की आदतों के बारे में बताना जारी रखा। इस दृश्य को देखकर जो अन्य लोग आंखें खोलकर ऊँघ रहे थे, उन सभी के चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दिए। कुछ ही देर में कक्षा में खर्राटों की आवाज गूंजने लगी। जब गे लॉन्ग ने अपनी मुट्ठियां भींची तो उसके माथे की नसें उभर आईं। कक्षा में तुरंत अफरातफरी मच गई। शियाओ किंग को छोड़कर ऊँघ रहे हर व्यक्ति को खड़े होकर व्याख्यान सुनने के लिए बुलाया गया। गे लॉन्ग ने संतुष्टि से सिर हिलाया और क्रिम्सन आइस स्नेक की आदतों पर व्याख्यान देना जारी रखा। नीचे खड़े लोगों को बेहद दुख हुआ। उनकी निगाहें उस युवा व्यक्ति को कोने में सोते हुए देख रही थीं जो आक्रोश से भरी हुई थी। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज दोपहर को हमारी एक वास्तविक युद्ध क्लास होगी, इसलिए दोपहर में वापस जाकर तैयारी कर लें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नीचे से अचानक शोर मच गया। गे लॉन्ग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और वह शांति से कक्षा से बाहर निकल गया। मैं कैसे सो गया? शोर से जागकर जियाओ किंग ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और अपनी आंखों को मलने से खुद को रोक नहीं पाया। चारों ओर देखने पर जब उसने पाया कि पोडियम पर मौजूद आकृति बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी तो जियाओ किंग को थोड़ा अपराध बोध हुआ। उसने कसम खाकर कहा कि वह जानबूझकर नहीं सोया था।
अभी अभी व्याख्यान सुनते समय किसी तरह उसे ऐसा लगा मानो वह अपने पिछले जीवन में लौट आया हो, जब वह कक्षा में शिक्षक की बकबक सुनता था। एक दशक से अधिक समय में विकसित हुई एक शारीरिक प्रतिक्रिया के कारण वह अनैच्छिक रूप से सो जाता था। शाओ किंग ने मन ही मन गेलोंग से माफी मांगी, खड़ी हुई और अभ्यास करने के लिए अपने छात्रावास लौटने का इरादा किया। अपने आसपास के लोगों की द्वेषपूर्ण निगाहों को महसूस करते हुए जियाओ किंग कुछ हद तक असमंजस में था। क्या वे मुझसे ईर्ष्या करते होंगे? कक्षा से बाहर निकलते हुए जियाओ किंग मन ही मन सोचने लगा। वह उम्र में थोड़ा छोटा था, प्रतिभा थोड़ी बेहतर थी और साधना का स्तर भी अपने साथियों से थोड़ा अधिक था। आखिर उसने क्या गलती की थी? जैसा कि उम्मीद थी, अत्यधिक उत्कृष्ट होना कभी कभी बोझ बन जाता है, शाओ किंग ने कुछ हद तक आत्ममुग्धता से सोचा। समय बहुत तेजी से बीत गया और देखते ही देखते 2 महीने गुजर गए। इन 2 महीनों के दौरान जियाओ किंग दिन में कक्षाओं में भाग लेती थी और रात में अभ्यास करती थी। हालांकि पहले की तुलना में उनके अभ्यास का समय थोड़ा कम हो गया था, लेकिन इस दौरान उन्होंने जादुई जीवों के बारे में काफी ज्ञान और साधना का अनुभव भी प्राप्त कर लिया था। बेशक उनके वास्तविक युद्ध अनुभव में काफी वृद्धि हो चुकी थी। हालांकि जियाओ किंग की वर्तमान डोची साधना को देखते हुए कुछ पीले स्तर की 2 तकनीकें जारी करने के बाद वह लगभग पूरी तरह से थक जाएगा। लेकिन सभी छात्र प्रथम वर्ष के थे और कोई भी किसी से बहुत बेहतर नहीं था। आखिरकार जियाओ किंग ने बोधि रूपांतरण की लार, एक प्राकृतिक खजाना, का सेवन किया था। रूपांतरण के बाद उसकी सीखने की गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। पहले समान साधना स्तर वाले विरोधियों के साथ गतिरोध में फंसे रहने से लेकर अब उस स्थिति तक जहां केवल 1-2 अभ्यासी ही उसे मुश्किल से दबा सकता है। उनके वास्तविक युद्ध अनुभव में हुआ सुधार वास्तव में महत्वपूर्ण था। यह देखकर गेलोंग शियाओ किंग की असाधारण प्रतिभा पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। छात्रावास के अंदर एक युवक पालथी मारकर बिस्तर पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह हस्त मुद्रा बना रहा था। उसके शरीर में सांसों के साथ साथ हल्के सफेद रंग की ऊर्जा की धाराएं निरंतर प्रवाहित हो रही थीं। अपने भीतर प्रचुर मात्रा में डोजीची ऊर्जा का अनुभव करते हुए जियाओ किंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और पहले से तैयार की गई जेड की बोतल की ओर हाथ बढ़ाया। लगभग 1 महीने पहले ही उनकी साधना 9वें चरण के डोजीची तक पहुंच गई थी, जिससे वे 2 अभ्यासी बनने से केवल 1 कदम दूर रह गए थे। शाओ किंग को लगा कि उसका संचय पर्याप्त है और सफलता मिलने की अच्छी संभावना है, इसलिए कुछ तैयारी के बाद उसने प्रक्रिया शुरू करने का इरादा किया। अपने पिछले डोजीची अभ्यास की तुलना में 2 प्रैक्टिशनर बनने का समय थोड़ा जल्दबाजी भरा लग रहा था, लेकिन ची गैदरिंग पाउडर को आधार बनाकर जियाओ किंग फिर भी इसे आजमाना चाहता था। अगर यह सफलता असफल भी हो जाती तो भी कोई जोखिम नहीं था। सबसे खराब स्थिति में वह बस और अधिक अनुभव प्राप्त कर लेता। एक गहरी सांस लेते हुए उसने जेड की बोतल से क्यूई गैदरिंग पाउडर निकाला और नीले और हरे रंग की बारी बारी से बनी एक गोली दिखाई दी। चिकने और चमकदार क्यूई गैदरिंग पाउडर को देखकर दृढ़ निश्चयी शियाओ किंग ने जरा भी संकोच नहीं किया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही ची गैदरिंग पाउडर उसके मुंह में गया, एक हल्की ठंडक फैल गई और एक क्षण बाद गर्म शुद्ध ऊर्जा का एक प्रवाह सीधे उसके मुंह से उसके शरीर में प्रवाहित हो गया। शाओ किंग ने शांत भाव से धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसकी हस्त मुद्रा बदली, उसके शरीर के भीतर की डोजीची ऊर्जा ने ची संग्रहण पाउडर की शुद्ध औषधीय शक्ति को तेजी से परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उस साधारण कमरे में शांत हवा अचानक लहरों से भर गई और हल्के सफेद रंग की डोजीची की फुहारें हवा से रिसकर लगातार शियाओ किंग के शरीर में प्रवेश करने लगीं। जैसे जैसे शुद्ध औषधीय शक्ति को लगातार परिष्कृत किया जाता रहा, शियाओ किंग के शरीर के भीतर मौजूद डोजीची तेजी से बढ़ने लगी। कुछ अज्ञात समय के बाद जब उसके भीतर की डोजीची ऊर्जा एक ऐसे नाजुक बिंदु तक बढ़ गई जहां वह और अधिक नहीं बढ़ सकती थी, शाओ किंग की हस्त मुद्रा अचानक बदल गई। उनकी तर्जनी और अंगूठे आपस में मिल गए और उनकी मध्यमा उंगलियां एक दूसरे को छू गईं। उनकी 10 उंगलियों ने एक अजीब हस्त मुद्रा का रूप ले लिया। हस्त मुद्रा में परिवर्तन के साथ उसके शरीर में उमड़ती हुई डोजीची ऊर्जा एक हिंसक खिंचाव के अधीन प्रतीत हुई, जो तेजी से उसके निचले पेट की ओर सिकुड़ रही थी। उसके पूरे शरीर की नसों में मौजूद पीला सफेद डोजीची एक साथ सिकुड़ने लगा। जब सारा डोजीची पेट के निचले हिस्से में सिमट गया, तब तक वह पीला सफेद डोजीची दूधिया सफेद रंग में बदलने लगा था। शाओ किंग ने अपने मन को शांत किया और उसकी आत्मशक्ति ने उसके शरीर के भीतर मौजूद डोजीची को तेजी से संकुचित कर दिया। उसके पेट के निचले हिस्से में मौजूद दूधिया सफेद रंग के डोजीची के समूह ने मानो इसे भांप लिया और विरोध करने लगा, हिंसक रूप से मंथन करने लगा। प्रतिरोध की शक्ति कमजोर नहीं थी, लेकिन 2 जन्मों के अनुभव से प्राप्त शियाओ किंग की आत्मशक्ति की तुलना में यह निस्संदेह एक रथ को रोकने की कोशिश कर रहे एक कीड़े की तरह थी। टकराना उसके शरीर के भीतर एक धीमी दबी हुई सी आवाज गूंज उठी। 2 अभ्यासी सफलता मिले। 10 अध्याय 10 में नए परिवर्धन अध्याय 10 ड्रॉ के नए अवसर। शाओ किंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस ली। उसके कोमल युवा चेहरे पर मुस्कान अपने आप फैल गई। ऐसा लग रहा था कि उसने सही दाव लगाया था। जैसा कि अपेक्षित था, साधना के मार्ग में विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का साहस होना स्वाभाविक है, शाओ किंग ने मन ही मन सोचा। अगर उसने और अधिक संचय करने और बाद में सफलता प्राप्त करने का विकल्प चुना होता तो बर्बाद हुआ समय उसके लिए और भी उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होता। साधना के मार्ग पर एक कदम आगे रहने का अर्थ है हर कदम पर आगे रहना। हालांकि उनकी साधना की गति को देखते हुए किसी के लिए भी उन्हें पछाड़ना असंभव था, फिर भी वह व्यर्थ की चीजों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। शाओ किंग ने अपना सिर हिलाया और उन विचारों को एक तरफ रख दिया। अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसने अपने पेट के निचले हिस्से में हथेली के आकार का दूधिया सफेद रंग का एक भंवर धीरे धीरे घूमता हुआ देखा। भंवर की परिधि दूधिया सफेद ऊर्जा गैस की एक परत से घिरी हुई थी, जो एक निहारिका जैसी दिखती थी। शाओ किंग को यह महसूस हो रहा था कि यद्यपि भंवर छोटा था, लेकिन उसमें समाहित ऊर्जा निश्चित रूप से उसके पिछले 9वें चरण के डोजीची की तुलना में 10 गुना से भी अधिक शक्तिशाली थी। 1-2 अभ्यासी और डोजीची की 9वीं अवस्था मौलिक रूप से भिन्न थे। 2 अभ्यासी बनने से पहले अवशोषित ऊर्जा को डोजीची कहा जाता था, लेकिन 2 अभ्यासी बनने के बाद अवशोषित ऊर्जा को ही वास्तविक डोजी कहा जा सकता था। यद्यपि दोनों के बीच केवल एक शब्द का अंतर था, फिर भी वह अंतर आकाश और पृथ्वी के समान था, जिसकी तुलना का कोई आधार नहीं था। उसने अपने मन से अपनी डोजी को नियंत्रित किया और उसे अपनी हथेली की ओर प्रवाहित किया। सिसल उसके हाथ की हथेली के एक्यू पॉइंट्स के भीतर दूधिया सफेद रंग की डोची की एक हल्की सी धारा ठहर सी गई थी। तो यह है डो क्यूई। शाओ किंग ने उत्सुकता से दूधिया सफेद रंग के इस धुंधले से डो क्यूई को देखा। डोची को बाह्य रूप से प्रकट करना एक ऐसी क्षमता थी जिसके लिए कम से कम एक महान डो मास्टर के स्तर की आवश्यकता होती थी। वर्तमान शियाओ किंग के पास स्पष्ट रूप से ऐसी शक्ति नहीं थी, इसलिए उसके शरीर के भीतर की डोची ऊर्जा एक्यू पॉइंट्स की रुकावट को भेद नहीं पाई। इसने केवल उसकी गोरी हथेली पर धीरे धीरे सफेद रोशनी के धुंधले धब्बे प्रकट होने का कारण बनाया।
कुछ देर तक इसे महसूस करने के बाद जियाओ किंग ने आखिरकार इसे नियंत्रित कर भंवर में वापस लौटने में कामयाबी हासिल की। अचानक मानो कुछ याद आने पर जियाओ किंग ने अपने हाथों को आपस में रगड़ा, उसका चेहरा उम्मीद से भर गया। अब जबकि वह 2 प्रैक्टिशनर के स्तर तक पहुंच चुका था, उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या पैनल पर लॉटरी ड्रॉ की संख्या उसकी अपेक्षा के अनुरूप बढ़ेगी। एक विचार के साथ ही एक मायावी पैनल प्रकट हो गया। मेजबान जियाओ किंग, आयु 5 वर्ष, विशेषताएं आग, लकड़ी, साधना 1 सितारा, 2 अभ्यासी, आत्मा, नश्वर जगत की प्रारंभिक अवस्था, शेष लॉटरी ड्रॉ 1। आशा के अनुसार नए जोड़े गए ड्रॉ के मौके को देखकर जियाओ किंग ने मन ही मन सोचा, जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी, धोखेबाज के लॉटरी ड्रॉ का संबंध उसके राज्य से ही था। ऐसा लगता है कि जब भी वह किसी बड़े क्षेत्र में सफलता हासिल करेगा तो एक नया ड्रॉ चांस जुड़ जाना चाहिए। ड्रॉ को बचाने का कोई इरादा न रखते हुए जियाओ किंग ने मन ही मन आदेश दिया। खींचना, रहस्यमय आभा बिखेरता हुआ रूलेट का पहिया तेजी से घूमने लगा। कुछ क्षण बाद यह एक प्रश्न चिन्ह के सामने रुक गया। जैसे ही प्रश्न चिन्ह पलटा, एक प्राचीन गहरे पीले रंग की भेड़ की खाल से बनी पांडुलिपि दिखाई दी। प्रश्न चिन्ह धीरे धीरे गायब हो गया और उसकी जगह बारीक अक्षरों की पंक्तियां आ गईं। ताई यी सोल आर्ट, प्राचीन आत्मा साधना विधि, एक निश्चित औषधि संग्रहकर्ता के लिए पुरस्कार। ताई यी सोल आर्ट। इस परिचित नाम को देखकर जियाओ किंग ने अपनी जीभ चटकाई। उसे यहाँ इस साधना पद्धति को देखने की उम्मीद नहीं थी। यह साधना विधि ठीक वही पुरस्कार था जो मूल कहानी में शियाओ यान को पिल गैदरिंग चैंपियनशिप जीतने के बाद मिला था। इसके अलावा इसने जियाओ यान की बात की आत्मा शक्ति साधना में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की थी। वास्तविक रूप देना। हाँ, जैसे ही उसने बात की, प्राचीन भेड़ की खाल से बना एक स्क्रॉल शियाओ किंग के हाथ में प्रकट हो गया। पैनल को बंद करते हुए जियाओ किंग ने अधीरता से अपने हाथ में मौजूद भेड़ की खाल से बने स्क्रॉल को फैलाया, लेकिन उस पर कोई पाठ दिखाई नहीं दिया। शियाओ किंग को इस पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसकी भौहों के बीच से आत्मिक शक्ति फैल गई और उसके हाथ में मौजूद भेड़ की खाल से बने स्क्रॉल की ओर बढ़ने लगी। इसके बाद स्क्रॉल से अदृश्य तरंगे चुपचाप निकली और फिर नग्न आंखों से अदृश्य सूचनाओं की धाराएं आत्मा शक्ति का अनुसरण करते हुए पूरी तरह से जियाओ किंग के दिमाग में समा गईं। जियाओ किंग को तुरंत अपने सिर में सूजन महसूस हुई। उसने इस असुविधा को सहन किया और अपने दिमाग में जानकारी ग्रहण करने की पूरी कोशिश की। कुछ ही क्षणों में ताई यी आत्मा कला की साधना विधि उसके मन में अंकित हो गई। शियाओ किंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आत्मा साधना विधि में लीन हो गया। काफी देर बाद ही उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। प्राचीन साधना पद्धति से जैसी उम्मीद की जाती है, यह वास्तव में बहुत गहन है। जब वह मन ही मन ताई यी सोल आर्ट की समीक्षा कर रहा था तो जियाओ किंग को केवल अस्पष्टता का एहसास हुआ। उसे उसमें वर्णित साधना पद्धति के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे यह सामान्य लगा। जियाओ किंग की वर्तमान आत्मा का स्तर केवल नश्वर जगत के प्रारंभिक चरण में था। मूल कहानी में जब जियाओ यान पहली बार आत्मा साधना विधियों के संपर्क में आया, तब तक उसकी आत्मा का स्तर आत्मा के स्तर को छू चुका था। इससे पहले जियाओ यान को यह भी नहीं पता था कि आत्मा का अभ्यास किया जा सकता है। क्या याओ चेंग के पास आत्मा साधना की कोई विधि नहीं होगी? शायद उसने इसे शियाओ यान को इसलिए नहीं सौंपा क्योंकि इसमें कुछ सीमाएं शामिल थीं। कुछ देर तक दोबारा गौर करने के बाद भी जब उसे कोई सुराग नहीं मिला तो जियाओ किंग ने आखिरकार अपने विचारों को त्याग दिया। जल्दी नहीं है, मैं इसे देर सवेर उगा ही लूंगा। शियाओ किंग ने इस तरह सोचा। साधना विधि यही मौजूद थी और कहीं भागेगी नहीं। उसे चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब जबकि वह सफलतापूर्वक 2 प्रैक्टिशनर के स्तर तक पहुंच चुका था, उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता अभ्यास करने के लिए एक उच्च स्तरीय साधना विधि खोजना थी। भंडारण वलय में साधना के तरीके उसके लिए थोड़े निम्न स्तर के थे। अब जब उसके पास एक बेहतर विकल्प था तो जियाओ किंग स्वाभाविक रूप से उन तरीकों पर विचार नहीं करेगा। उप प्रधानाध्यापक हुगान द्वारा पहले कही गई बातों को याद करते हुए जियाओ किंग को कुछ उम्मीद जगी। 2 प्रैक्टिशनर बनने के बाद उसे किस मामले के लिए मिलने की आवश्यकता होगी? स्वाभाविक रूप से यह एक खेती विधि के लिए था। शियाओ किंग उठी और छात्रावास से बाहर निकलकर सीधे जियानान अकादमी की गहराई की ओर चल पड़ी। जियानान अकादमी के बाहरी परिसर में स्थित एक प्राचीन मंडप के अंदर हुगान एक डेस्क के पीछे आराम से बैठा था। उसके हाथ में एक मोटी किताब थी और वह उसे बड़े चाव से पढ़ रहा था। नॉक नॉक नॉक। तभी दरवाजे से हल्की सी दस्तक की आवाज आई। हुगान के माथे पर शिकन आ गई क्योंकि उसके विचारों में अचानक बाधा आ गई थी। इस समय कौन उसकी तलाश में आएगा? क्या यह वही बूढ़ा सुकियान हो सकता है? असंभव। अगर वह खुद होता तो इतना विनम्र नहीं होता। वह अचानक उसके सामने प्रकट हो सकता था। क्या यह उनकी पोती हो सकती है? इसकी संभावना भी कम थी। अगर वह लड़की हुजिया होती तो वह बहुत पहले ही दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाती। हुगान कुछ उत्सुक था और उसने दरवाजे की ओर देखने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का प्रयोग किया। उस परिचित युवक को देखकर हुगान काफी आश्चर्यचकित रह गया। क्या यह एक 2 अभ्यासी है? शियाओ किंग से निकलने वाली आभा को महसूस करते हुए हुगान के दिल में आश्चर्य और भी बढ़ गया। जियाओ किंग को जियानान अकादमी में शामिल हुए लगभग 2 महीने ही हुए थे, है ना? उसे याद आया कि जब जियाओ किंग पिछली बार यहाँ आया था तब ऐसा लग रहा था कि उसके पास केवल 2 ज़ीची की 8वीं अवस्था की साधना ही थी। हुगान को अपने जीवन पर संदेह होने लगा। क्या एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति का जीवन ऐसा ही होता है? विचारों से घिरे हुए हुगान ने अपनी बैठने की मुद्रा को ठीक किया और दरवाजे की ओर पुकारते हुए कहा, अंदर आओ। जैसे ही उसने यह कहा, जियाओ किंग ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर प्रवेश किया। पास आकर जियाओ किंग ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया और कहा, जियाओ किंग उपप्रधानाचार्य को नमस्कार करती हैं। हुगान ने हाथ हिलाया और अपने सामने खड़े युवक को विस्मय भरे चेहरे से देखा। बुरा नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी 2 प्रैक्टिशनर बन जाओगे। तुम सचमुच एक धुरंधर हो।